बच्चों आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फिजिक्स विद अंकुर सर में। अब लेस देन ऑलमोस्ट 15 दिन रिमेनिंग में सीबीएसई बोर्ड आपके सर पे आ गए हैं, तो मैंने सोचा आपको 12वीं की फिजिक्स के सारे फॉर्मूलोज का बहुत ही क्विकूज रिवीजन करवा देता हूं। क्विकूज, मेरी बेटी है छोटी, वो किसी भी चीज को जल्दी जल्दी करने को कहती है क्विकूज, तो आपको भी क्विकूज रिवीजन कराता हूं जल्दी से सारे 12वीं के क्लास 12th के फिजिक्स के फॉर्मूले। आइए देखिए। वैसे तो मुझे बिल्कुल पैटर्न अच्छा नहीं लगता, पहले से लिख लेना, बट जब मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करी फॉर्मूले लिख लिख के बता के करने में, तो मुझे पहले 2 चैप्टर को बनाने में आधा घंटा लग गया। तो मुझे लगा कि ये वीडियो की ड्यूरेशन बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपके लिए ये पहले से लिखे हुए फॉर्मूलोज को जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिससे कि आपका थोड़ा समय बच जाए। अदरवाइज वीडियो पूरी फिजिक्स के फॉर्मूलोज की 2.5-3 घंटे की पहुंच रही थी। ठीक है, चलिए आइए। तो सबसे पहला हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इसमें पहला टॉपिक आता है कूलम्स लॉ। मान लीजिए कोई भी 2 पॉइंट चार्जेस Q1 और Q2 है, उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होता है बाल को, उनका मैग्नीट्यूड होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बाय r²। के कूलम्स कांस्टेंट 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। एप्सिलॉन को एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम बोलते हैं। 8.85 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म भी होता है आपका। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म क्या होता है? मान लीजिए एक पॉइंट चार्ज Q1 है, एक पॉइंट चार्ज Q2 है। Q2 पे फोर्स Q1 की वजह से होता है K Q1 Q2 अलोंग दिस वेक्टर अपॉन इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अगर r⁻12 को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वो होगा r12 अपॉन मॉड r12, तो नीचे r12 का क्यूब हो जाएगा। r12 वेक्टर एक्चुअली में r2 - r1 होने वाला है। आइए अगला फॉर्मूला देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाती है, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी KQ/r² r होती है। कोई भी अब आ जाता है हमारा डाइपोल मोमेंट। कोई भी 2 पॉइंट चार्जेस -q और +q इक्वल एंड ऑपोजिट है, कुछ दूरी पे रखें तो डाइपोल मोमेंट वेक्टर होता है। इन दोनों में से कोई भी चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लीजिए मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, p वेक्टर नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्टेड होती है। ठीक है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल, यहां पर हम क्या करते हैं, p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से अवे नेगेटिव चार्ज के टूवर्ड्स, और फिर वेक्टर वेक्टोरली ऐड करते हैं, यानी बड़ी वाली फील्ड में से छोटी वाली फील्ड एक्चुअली में सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन पे आ जाती है K2PR अपॉन r² - l² का होल स्क्वायर। चुटकू डाइपोल के लिए r² बहुत बड़ा हो जाएगा l² से बाल को। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वेटोरियल लाइन पे अगर आपको ड्राइव करनी है, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड अवे होती है, नेगेटिव के टूवर्ड्स होती है, रिजॉल्व करते हो तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ जाती है। डाइपोल मोमेंट वेक्टर नेगेटिव से पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर आती है, तो वेक्टोरली नेगेटिव साइन आता है, अपोजिट डायरेक्शन आती है। फॉर्मूला आता है Kp अपॉन r² + l² की पावर 3/2। अगर डाइपोल छुटकू है तो l² इग्नोर करेंगे। ठीक है, आइए डाइपोल को अगर यूनिफॉर्म फील्ड में रख दिया आपने, तो इस पे नेट ट्रांसलेटरी फोर्स 0 होता है, QE टूवर्ड्स राइट, इस वाले पे QE टूवर्ड्स लेफ्ट, नेट फोर्स 0 आ जाता है। और टॉर्क होता है वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। टॉर्क का फॉर्मूला P sin थीटा होता है। टॉर्क मैक्सिमम जब थीटा 90 sin 91, मैक्सिमम टॉर्क थीटा 90 पे, मिनिमम टॉर्क थीटा 0 और 180 पे। थीटा 0 को दुनिया स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलती है, थीटा 180 को दुनिया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलती है। क्यों बोलती है वो देखते हैं। अगर हमने इसी डाइपोल को पहले थीटा 1 एंगल पे रख दिया फील्ड में, बाद में घुमा के थीटा 2 में किया, तो ऐसा करने के लिए हमें जो वर्क डन करना पड़ेगा वो होता है PE cos थीटा 1 - cos थीटा 2। अगर हमने माना इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी 0 है, थीटा 1 90 है, 90 डिग्री से किसी और एंगल तक घुमाने में डाइपोल को जो हमें वर्क करना पड़ेगा वो अपने अंदर सिस्टम एनर्जी की फॉर्म में स्टोर कर लेगा। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला PE cos 90 - cos थीटा माइनस PE cos थीटा, वेक्टर फॉर्म में -P.E। अब आपको मैं बताता हूं कि थीटा 0 डिग्री स्टेबल इक्विलिब्रियम और 180 डिग्री अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कैसे हो गया बालकों। 0 डिग्री पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मिनिमम होगी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टेबल इक्विलिब्रियम को कॉरस्पॉन्ड करती है, और थीटा 180 डिग्री पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को कॉरस्पॉन्ड करती है। आखिर बात इक्विलिब्रियम की कैसे आ गई? जब डाइपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में रखा जाता है तो उस पे फोर्स तो 0 था ही था, और उस पे थीटा 0 और 180 डिग्री पे टॉर्क भी 0 हो जाता है, तो 0 फोर्स और 0 टॉर्क इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है बालकों। आइए अब आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग। तो एक रिंग की एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्राइव करते हैं। हम एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं dq, उसकी वजह से फील्ड निकालते हैं। इधर एक डायमेट्रिकली ऑपोजिट पोजीशन पे एलिमेंट लेते हैं dq, उसकी वजह से फील्ड निकालते हैं। वर्टिकल कंपोनेंट्स कैंसिल हो जाते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को जब इंटीग्रेट करते हैं तो फॉर्मूला आता है KQX अपॉन r² + x² की पावर 3/2। सेंटर पे x की वैल्यू 0 होती है, सेंटर पे फील्ड 0 होती है, और अगर x बहुत बड़ा हो जाए r से, छुटकू रिंग हो जाए, रिंग बहुत छोटी सी, जैसे मेरे हाथ में रिंग है, रिंग बहुत छोटी सी रिंग है, और पॉइंट बहुत दूर हो जाए बाल को अगर,
तो फिर x बहुत बड़ा हो जाएगा r से और रिंग पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लगेगी। अब रिंग की फील्ड एक्चुअली में x बढ़ने या घटने से कैसे चेंज होती है इसको भी देखा जाए तो क्योंकि x न्यूमरेटर में भी है और x डिनोमिनेटर में भी है, x बढ़ाने से हमें नहीं पता लग रहा कि फील्ड बढ़ेगी या फील्ड घटेगी। तो एक्चुअली में कुछ डिस्टेंस तक फील्ड पहले बढ़ती है, सेंटर पे तो 0 थी, फिर घटने लगती है। तो x इक्वल टू r/√2 पे फील्ड मैक्सिमम होती है मैग्नीट्यूड में प्यारे बच्चों। ठीक है, अब आ जाता है हमारा गॉस लॉ। गॉस लॉ कहता है सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर अ क्लोज सरफेस होता है 1/ε0 टाइम्स चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड द क्लोज सरफेस। ठीक है, इसकी कुछ एप्लीकेशंस होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनफाइनाइटली लॉन्ग लीनियर चार्ज वायर की वजह से λ/2πε0r, इसका ग्राफ बनाया जाए E वर्सेस R, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ बनेगा प्यारे बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट हो अगर तो σ/ε0, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर डिस्टेंस के साथ वेरी नहीं करेगी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू थिन चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल। एक स्फेरिकल शेल है कंडक्टिंग, उसके अंदर फील्ड 0 होती है। आप जानते हैं कोई भी मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। ऐसे मेटल ऑब्जेक्ट को हम फैराडे केजेस कहते हैं। ठीक है, और सरफेस पे अचानक से फील्ड मैक्सिमम और फिर बाहर 1/r² से वेरी करेगी। फॉर्मूला है अंदर 0, सरफेस पे kq/r² और बाहर के लिए kq/r²। ये थे हमारे चैप्टर 1 के फॉर्मूले। आइए चैप्टर 2 के फॉर्मूले का क्विकूज रिवीजन करते हैं। चलिए, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस हमारे चैप्टर 2 का नाम हो गया। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज kq/r, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेना है, निगेटिव है तो निगेटिव लेना है। अगर ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस आ जाए उनकी वजह से पोटेंशियल निकालना है तो समेशन करना पड़ेगा kq/r का, और अगर चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव है तो नेगेटिव लेना है। डायरेक्शन होती नहीं, पोटेंशियल स्केलर है। ठीक है, डाइपोल की एक्सियल लाइन पे अगर आपको पोटेंशियल देखना है तो -q और +q चार्ज एक्सियल लाइन पे पोटेंशियल आएगा kp/r² - l²। पोटेंशियल निकालना बड़ा ही आसान काम है। इसकी वजह से पोटेंशियल निकालिए kq/r - l, इसकी वजह से k - q/r + l। सिंपली पोटेंशियल ऐड कर दीजिए क्योंकि डायरेक्शन डायरेक्शन तो होती नहीं। इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल 0 होता है क्योंकि चार्जेस इक्वल एंड ऑपोजिट है और दूरी सेम है। तो kq/√r² + l² + k - q/√r² + l² मिला के 0 आ जाएगा। ठीक है, आइए देखिए, फील्ड के अंदर हमने एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी करी थी, बट पोटेंशियल के अंदर किसी जनरल पॉइंट पे भी पोटेंशियल निकालना हमारे सिलेबस में है। तो एक डाइपोल है -q और +q चार्ज वाला, r डिस्टेंस पे थीटा एंगल पे p पॉइंट पे अगर आपको पोटेंशियल निकालना है तो उसका फॉर्मूला kp cos θ/r² - l² cos² थीटा होता है। छुटकू डाइपोल के लिए आप l² को r² के कंपैरिजन में इग्नोर कर सकते हैं। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट ऑफ डाइपोल को आप वेक्टर फॉर्म में लिख के दिखाइए। तो वेक्टर फॉर्म में लिखने का मतलब यह है कि किन्हीं दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है, क्योंकि तो स्केलर आना चाहिए। तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करने पे आंसर स्केलर आएगा। तो यहां हमने kp cos θ में r से डिवाइड r से मल्टीप्लाई किया और pr cos θ आएगा p.r। ठीक है, राइट। आइए, इसके बाद आ जाता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। मान लीजिए Q1 और Q2 दो पॉइंट चार्ज है, तो कुछ नहीं था यहां पर। Q1 को इन्फिनिटी से लाके यहां रखा, Q1 की प्रेजेंस में इन्फिनिटी से Q2 को लाके यहां रखा। ऐसा करने में जो वर्क डन किया है वो सिस्टम अपने अंदर एनर्जी की फॉर्म में स्टोर किए हुए है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला kQ1Q2/r होता है। अगर सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस आ जाए तो नंबर ऑफ पेयर्स निकलते हैं n(n-1/2). n होता है कितने चार्जेस प्रेजेंट है। तो एक ट्राइंगल का एग्जांपल ले ले तो 3 3 - 1/2 टोटल 3 पेयर, तो Q1Q2/AB, Q2Q3/BC, Q1Q3/AC। अगर स्क्वायर आ जाएगा तो टोटल 6 पेयर बनेंगे, 4 साइड्स के और 2 डायगोनल के। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच का रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेगेटिव ऑफ dV/dr होती है, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। ठीक है बालकों, अच्छा, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज Q0 फ्रॉम A to B। एक एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क डन एक चार्ज को A से B तक ले जाने में होता है Q0 पोटेंशियल एट B माइनस पोटेंशियल एट A। अगर यही फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा पूछा जाए तो वो नेगेटिव ऑफ एक्सटर्नल फोर्स होता है। अच्छा, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा क्लोज्ड पाथ में वर्क डन 0 होता है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का लाइन इंटेग्रल क्लोज पाथ में 0 आता है। हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है। आइए, एक कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल की वजह से पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल काफी इंपॉर्टेंट चीज है,
ठीक है। कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल की वजह से पोटेंशियल अंदर से लेकर के सरफेस तक के क्यू बाय कैपिटल आर और आउटसाइड के लिए के क्यू बाय स्मॉल आर होता है। ठीक है बच्चों, ये वैल्यूज अगर हम डाल दें चार्ज की जगह सिग्मा इंटू एरिया, तो सिग्मा आर बाय एप्सिलॉन नॉट, पोटेंशियल अंदर कहीं भी वहां से लेकर के सरफेस तक ये फॉर्मूला और आउटसाइड के लिए ये फॉर्मूला। ठीक है, चलिए उसके बाद कैपेसिटेंस आ जाता है, चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वोल्टेज के मैथमेटिकली, Q इक्वल टू सी वी, सी कैपेसिटेंस होता है, Q वर्सेस V ग्राफ में tan थीटा कैपेसिटेंस देता है और एरिया एनर्जी देता है। अगर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, दोनों प्लेट्स के बीच में एयर है, तो ऐसे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होगा एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। दोनों प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी जिसके थिकनेस T है, तो फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट A अपॉन कितने रीजन में एयर है, D माइनस टी अपॉन एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कितने रीजन में डाइलेक्ट्रिक है, T अपॉन डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, अगर T और D बराबर हो जाए तो डाइलेक्ट्रिक ये K टाइम्स हो जाएगा कैपेसिटेंस इन एयर का। ठीक है, और अगर ये मेटल स्लैब हो जाए तो इसमें K को इन्फिनिटी डाल दीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आ जाता है आपका सीरीज ग्रुपिंग एंड पैरेलल ग्रुपिंग, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स है ये। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, मैं आपको इस वीडियो के अंदर तो सिर्फ क्विकली नहीं क्विकूज करके फॉर्मूले रिवाइज करवा रहा हूं। ठीक है, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, तो सीरीज ग्रुपिंग के लिए ये फॉर्मूला, पैरेलल ग्रुपिंग के लिए ये फॉर्मूला। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर हाफ क्यू वी, क्यू स्क्वायर बाय 2c, हाफ सी वी स्क्वायर, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम हाफ एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। ठीक है, कॉमन पोटेंशियल एंड लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग शेयरिंग ऑफ चार्जेस में क्या करते हैं, हम एक कैपेसिटर को चार्ज कर देते हैं, C1 कैपेसिटर को V1 वोल्टेज से, एक और कैपेसिटर उठा लेते हैं हम C2 कैपेसिटर और उसे V2 वोल्टेज तक चार्ज कर देते हैं। दोनों कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट्स को हमने साथ में कनेक्ट कर दिया, तो एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर में चार्ज फ्लो करता है बालकों, और जब तक चार्ज फ्लो करता है जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, उस V को हम कॉमन पोटेंशियल कहते हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा के कॉमन पोटेंशियल आ जाता है, लॉस ऑफ एनर्जी निकालते हैं तो ये लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला आ जाता है बालकों। ठीक है, इसके बाद कहानी आ जाती है इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ये लॉजिक ये होता है कि आपने कैपेसिटर लिया, वो बैटरी से कनेक्ट करा, है ना, कैपेसिटर चार्ज हो गया। अब आपने दो केसेस होते हैं यहां पर कि बैटरी को कनेक्टेड रखते हुए बाहर से अंदर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दी, और एक केस होता है कि आपने बैटरी को हटा दिया, कैपेसिटर को चार्ज रहने दिया और डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी। तो ऐसे केस में कैपेसिटेंस, चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल और एनर्जी पे क्या फर्क पड़ता है, तो कैपेसिटेंस तो K टाइम्स हो ही जाएगा, कैपेसिटेंस बढ़ गया। अगर बैटरी कनेक्टेड तो बैटरी कैपेसिटी बढ़ने के हिसाब से चार्ज को बढ़ा देगी, बट बैटरी कनेक्टेड नहीं है तो चार्ज कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब अगर बैटरी कनेक्टेड है तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, पोटेंशियल कांस्टेंट तो फील्ड भी कांस्टेंट, और एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ सी वी स्क्वायर। वी कांस्टेंट है तो सी बढ़ा है तो एनर्जी बढ़ेगी, जो चीज बढ़ेगी वो K से मल्टीप्लाई हो जाएगी, जो घट रही है तो K से घट जाएगी। मतलब अगर बोले जाए कोई चीज बढ़ गई है तो वो इंटू K होगी, कोई चीज घट गई तो वो डिवाइडेड बाय K होगी। फाइनल एनर्जी अगर इस केस में घट रही है तो फाइनल एनर्जी भी इनिशियल बाय K होगी। ठीक है, अगर बैटरी डिस्कनेक्टेड रहती है तो आपने अगर कैपेसिटेंस तो बढ़ेगा ही, डाइलेक्ट्रिक डालने पे चार्ज चेंज नहीं होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगी, कोई सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन m आ जाएगा, तो फील्ड घटेगी, फील्ड घटेगी तो पोटेंशियल भी घटेगा। V इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस होता है, और अगर चार्ज कांस्टेंट और कैपेसिटेंस बढ़ रहा है तो Q स्क्वायर अपॉन 2c से, Q कांस्टेंट है, C बढ़ रहा है तो एनर्जी घटेगी। आई होप आपको समझ आया। आइए बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी के सारे फॉर्मूले और इंपॉर्टेंट ग्राफ्स का क्विक क्विज रिवीजन करते हैं। चलिए, तो चैप्टर 3 हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी है। इसमें इलेक्ट्रिक करंट होता है dq बाई dt। अगर चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है, चार्ज को डिफरेंशिएट करके इंस्टेंटेनियस करंट आएगा, और अगर आपको करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है तो उसका एरिया देगा चार्ज फ्लोड इन द सर्किट। यानी अगर आपको चार्ज निकालना है, करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है, तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा जो भी आपको टाइम इंटरवल दे रखा है उसमें। ठीक है, उसके बाद आ गया एक सेल का EMF क्या होता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये फोर्स नहीं होता बच्चों, it is the maximum potential difference between two electrodes of the cell when no current is drawn from the cell or cell is in the open circuit। एक सेल जो मैक्सिमम EMF प्रोवाइड कर सकता है, वो वोल्टेज प्रोवाइड कर सकता है, वो EMF होती है। ठीक है, तो एक सेल है, इसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R। तो यहां पर करंट फ्लोइंग इन द सर्किट क्या होगा, करंट होगा EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। EMF को ऐसे भी समझ सकते हैं, EMF का कुछ पार्ट वोल्टेज इनसाइड दी सेल के बराबर प्लस वोल्टेज आउटसाइड दी सेल, मतलब कुछ वोल्टेज सेल के अंदर कंज्यूम हो जाती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। वो इलेक्ट्रोलाइट्स की कॉन्सेंट्रेशन, इलेक्ट्रोड्स का एरिया, कितना एरिया डिप किया है, इलेक्ट्रोड्स का डिस्टेंस उस पर डिपेंडेंट होगा, प्लस V आउटसाइड को आप टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। अगर V वर्सेज I का ग्राफ बनाओगे तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, ये वाला इंटरसेप्ट देगा EMF और ये वाला पॉइंट देगा EMF बाय इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है,
इंपॉर्टेंट ग्राफ था, बोर्ड में आ चुका है। एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये, 3-4 बार बोर्ड में आया, सबसे पहले 2009 में आया। कह रहे V वर्सेस कैपिटल R बनाइए। V है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, V वर्सेस कैपिटल R बनाइए। तो लोगों को लगता है V और R तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऐसा ग्राफ बनना चाहिए स्ट्रेट लाइन, है ना, V वर्सेस R का। बट ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल R तो तब बोलेंगे ना जब कैपिटल I कांस्टेंट है। जब आप सर्किट का रेजिस्टेंस बदलेंगे तो सर्किट में करंट भी बदल जाएगा। तो अगर हम I की वैल्यू लिखें EMF बाय टोटल रेजिस्टेंस, तो V इज इक्वल टू IR कुछ ऐसा दिखाई देगा। फिर हम कैपिटल R की अलग अलग वैल्यू, कैपिटल R 0 लें, कैपिटल R को स्मॉल r लें, 2R लें, 3R लें, इन्फिनिटी लें। तो ऐसे अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कुछ इस तरीके का ग्राफ आता है V वर्सेस कैपिटल R का। 3 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड के अंदर प्रीवियस ईयर, सबसे पहले 2009 में आया था। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर सेल्स, बहुत सारे सेम सेल्स, हर एक की EMF E, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, M सेल्स को आपने सीरीज में लगा दिया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R में कितना करंट आएगा। सारे सेल्स का अगर एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो सबकी EMF ऐड होती जाएगी, नेट EMF ME हो जाएगी, इंटरनल रेजिस्टेंसेस ऐड हो जाएंगे, MR हो जाएगा, M इंटू R हो जाएगा, और करंट आ जाएगा EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अगर आप ऐसे ही सिमिलर सेल्स को पैरेलल में लगाएंगे तो पैरेलल में EMF एक ही सेल की रह जाएगी, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंसेस में R बाय N हो जाएगा, और करंट वही होगा EMF नेट EMF डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। आप मेरी बात समझ गए, ठीक है। अगर मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर सेल्स हो जाए, M सेल सीरीज में और ऐसी N रोज, तो एक रो के लिए पहले आपने कैलकुलेट कर लिया, EMF M टाइम्स हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस M टाइम्स हो गया। अब पैरेलल में EMF तो सेम रही, इंटरनल रेजिस्टेंस N से डिवाइड हो गया, फिर से करंट आ जाएगा टोटल EMF अपॉन दिस रेजिस्टेंस प्लस दिस रेजिस्टेंस। और अगर आप इसमें नॉर्मली होल स्क्वायर कंप्लीट करके सॉल्व करते हैं तो मैक्सिमम करंट की कंडीशन होती है कि भाई इन सेल्स 12 सेल्स हैं, अब 12 सेल हमें एक एक्सटर्नल रजिस्टर को करंट देना है, तो उन 12 सेल्स को कैसे अरेंज करें। 12 के 12 सीरीज में, एक 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 पैरेलल में, 6 सेल्स की 2 रोज, 4 सेल की 3 रोज, 2 सेल की 6 रोज, 3 सेल की 4 रोज, है ना। तो एक ही ऐसी कंडीशन होगी जिसमें मैक्सिमम करंट मिलेगा कैपिटल R को। उस कंडीशन के लिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को सर्किट के नेट इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होना पड़ेगा, तो मैक्सिमम करंट प्राप्त होता है एक्सटर्नल रेजिस्टर को, ठीक है, ठीक है। बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर एक कंडक्टर को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में रख दिया तो थर्मल एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव करते हैं, उन थर्मल वेलोसिटीज का एवरेज वेक्टर सम 0 होता है, नहीं तो फिर इस लोहे के डंडे में बिना बैटरी लगाए ही करंट आ जाएगा बाल को। अगर हम बैटरी लगा देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड, व्हाइल मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड दे सफर कोलिजन्स, है ना। टाइम गैप बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन्स को टाउ रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं बच्चों, और इस टाइम के दौरान इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो जाता है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ एक वेलोसिटी से, जिससे ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला एनसीईआरटी में दे रखा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, ई टाउ बाय एम। मैग्नीट्यूड लोगे तो नेगेटिव हट जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट निकालते हैं अगर हम तो NeAVD होता है, स्मॉल n होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर एक कंडक्टर का वेरिंग क्रॉस सेक्शन दे रखा हो, क्रॉस सेक्शन वेरी कर रहा है, मटके जैसा कंडक्टर है, तो भी याद रखिए हर क्रॉस सेक्शन पे कंडक्टर्स का करंट सेम रहेगा। क्रॉस सेक्शन हमें लगता है कि अरे एरिया चेंज करने पे करंट चेंज हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता बच्चों। एरिया और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ना प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की तरह। तो जहां एरिया चेंज होता है वहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी अकॉर्डिंगली चेंज होकर के करंट को सेम रखती है। यहां पर करंट सेम रहता है वेरिंग क्रॉस सेक्शन में, ठीक है। उसके बाद अगर करंट डेंसिटी निकालनी है तो I बाय एरिया होता है, ओम्स लॉ होता है I प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है। ये होता है करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स प्रोवाइडेड टेंपरेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशंस आर बाल को कांस्टेंट। अगर V वर्सेस I बनाओगे तो स्ट्रेट लाइन होगा, ओम्स लॉ की बात कर रहा हूं, तो ओम्स लॉ के लिए ओमिक डिवाइस के लिए इसका tan थीटा रेजिस्टेंस देगा, I वर्सेस V ग्राफ में cot थीटा रेजिस्टेंस देगा, ठीक है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अगर हम डिराइव करते हैं तो आता है ml अपॉन Ne स्क्वायर A टाउ, M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, L कंडक्टर की लेंथ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टाउ किन्हीं भी दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का टाइम गैप, जिसे रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। आपका टाइम रिलैक्सेशन टाइम खत्म हो चुका है, अभी आप रिलैक्स मत करिए भाई, लोगों बहुत पढ़ाई करिए, ठीक है। रेजिस्टिविटी M अपॉन N स्क्वायर टाउ, कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल, अगर कंडक्टेंस पूछे तो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल, J इक्वल टू सिग्मा इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड एक फॉर्मूला होता है, करंट डेंसिटी से हम अगर डिराइव करें उनके बीच का रिलेशन करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो ये होता है, इसको ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म या माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ भी कहते हैं। एक बार आया था कि मोबिलिटी क्या होती है, मोबिलिटी होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ओमिक और नॉन ओमिक डिवाइस क्या होते हैं, ओमिक डिवाइसेस वो होते हैं विच ओबे ओम्स लॉ
ठीक है। आई वर्सेस वी ग्राफ जिनका स्ट्रेट लाइन आता है, और नॉन ओमिक डिवाइस होते हैं जिनका आई वर्सेस वी ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होता, जो ओम्स लॉ ओबे नहीं करते, जिनका आई वर्सेस वी ग्राफ कर्व होता है, जैसे कि पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है। उसके बाद रहता है वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर विद टेम्परेचर। कंडक्टर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करता है। आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा टी। आर टी होता है रेजिस्टेंस एट टी डिग्री सेल्सियस, आर नॉट रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, एल्फा टेम्परेचर, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टी टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। बहुत 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 इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं आपके रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ सेमीकंडक्टर के लिए, एलॉयज के लिए और कंडक्टर के लिए। इवन एक ग्राफ बोर्ड में 3-4 बार आया है कि किसी का नेगेटिव रेजिस्टेंस भी हो सकता है क्या। तो एक कंपाउंड है गैलियम आर्सेनाइड, एक कंपाउंड सेमीकंडक्टर होता है, उसका ग्राफ कुछ रैंडम ऐसा सा होता है। ठीक है। तो इस रीजन के अंदर वोल्टेज बढ़ाने से करंट घट रहा है, इस रीजन के अंदर गैलियम आर्सेनाइड इसका ग्राफ ऐसा होता है, और गैलियम आर्सेनाइड का रेजिस्टेंस नेगेटिव होता है इस व्हाइट वाले रीजन के अंदर, क्योंकि डेल्टा वी पॉजिटिव है बट डेल्टा आई नेगेटिव है, तो रेजिस्टेंस निकालोगे तो नेगेटिव आएगा। ठीक है। उसके बाद आ रहा है केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ। अलजेब्रिक सम ऑफ करंट्स मीटिंग एट अ जंक्शन इज जीरो। स्टेटमेंट होती है बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एक जंक्शन पे चार्ज गायब नहीं हो जाएगा, जितना आएगा उतना बाहर जाएगा। ठीक है। और इससे अगर हम केसीएल लगा के एक क्वेश्चन करते हैं, ऐसे कर सकते हैं हम यहाँ पर कि भाई यहाँ से करंट आया, यहाँ से करंट आया, यहाँ से गया, I1 I2 I3 तीनों इनकमिंग है, आउटगोइंग है नहीं, तो जीरो है। I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू जीरो। फिर लिखो पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस प्लस पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस जीरो। तो ओ पॉइंट पे पोटेंशियल ये आ जाएगा आपका। ठीक है। बड़ा पॉपुलर फॉर्मूला है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। आइए आगे आ जाता है केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेजेस इन अ क्लोज्ड लूप इज जीरो। ये दो फैक्ट पे बेस्ड हो सकता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी होती है इसमें कि भाई जितनी एनर्जी बैटरी देगी उतना ही तो आप खर्च कर पाओगे, ज्यादा थोड़ा खर्च कर लोगे, है ना। और दूसरा आ जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, कंजर्वेटिव फील्ड है, तो लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी क्लोज पाथ में जीरो होता है। ठीक है। इसका कन्वेंशन बहुत सिंपल होता है। अगर आप हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाते हो वोल्टेज नेगेटिव, लोअर से हायर जाते हो तो वोल्टेज पॉजिटिव होती है। अगर आप एक रेजिस्टर को क्रॉस करते हो करंट की डायरेक्शन में, मतलब आप हायर से लोअर पोटेंशियल जा रहे हो तो आई आर नेगेटिव, करंट के अगेंस्ट जा रहे हो, करंट के अगेंस्ट जा रहे हो तो प्लस आई आर, क्योंकि हायर लोअर टू हायर जा रहे हो। बैटरी क्रॉस कर रहे हो पॉजिटिव से नेगेटिव, तो हायर से लोअर जा रहे हो तो बैटरी की ईएमएफ नेगेटिव, लोअर से हायर आ रहे हो तो बैटरी की ईएमएफ पॉजिटिव। कैपेसिटर क्रॉस कर रहे हो पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट, हायर से लोअर तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर माइनस क्यू बाई सी नेगेटिव, और अगर लोअर से हायर आती हो तो प्लस क्यू बाई सी। ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज है आपका। व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन, अगर गैल्वानोमीटर कोई रीडिंग नहीं दिखा रहा तो पी अपॉन आर क्यू बाई एस होता है, या फिर पी अपॉन क्यू आर बाई एस होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन है। ठीक है। बीच में अगर कोई रेजिस्टर दे रखा है और बैलेंस कंडीशन दे रखी है तो बीच का रेजिस्टर गायब हो जाता है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है कि अगर हम बैटरी को और गैल्वानोमीटर को बैलेंस कंडीशन पे इंटरचेंज कर देंगे तो क्या बैलेंस कंडीशन पे कोई फर्क आएगा। नहीं, कोई फर्क नहीं आएगा। देखिए पी अपॉन क्यू आर बाई एस था, आप इसको आर को इधर पी अपॉन आर क्यू अपॉन एस होगा। अब अगर आप इसको ऐसे देख रहे थे पी अपॉन क्यू आर बाई एस बैलेंस है, तो अगर आप ऐसे देख लीजिए, ऐसे देख लीजिए तो इसकी बैलेंस कंडीशन के लिए गैल्वानोमीटर इन दो के बीच में लगाए तो पी अपॉन आर क्यू बाई एस होना चाहिए, है ना। तो अगर पी बाई क्यू आर बाई एस है तो पी बाई आर भी क्यू बाई एस होगा। व्हीटस्टोन ब्रिज अभी भी बैलेंस रहेगा। तो क्वेश्चन होता है कि अगर बैटरी और गैल्वानोमीटर को इंटरचेंज किया जाए तो बैलेंस कंडीशन पे कोई फर्क आता है। देयर इज नो चेंज इन बैलेंस कंडीशन, कोई फर्क नहीं आता बैलेंस कंडीशन पे। ठीक है। उसके बाद करंट डिवाइडर रूल, एक आई करंट आ रहा है, ऊपर वाला रेजिस्टर R1 है, नीचे R2 है, तो कितना करंट ऊपर से जाएगा कितना नीचे से जाएगा उसका फॉर्मूला होता है। हम KCL लगाते हैं और दोनों में वोल्टेज इक्वेट करके निकाल लेते हैं। पैरेलल में वोल्टेज सेम होगी और इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट से I1 आएगा IR2 बाय R1 प्लस R2, I2 आएगा IR1 बाय R1 प्लस R2। 3 रजिस्टर दे रखे, तो 2009 के शायद कंपार्टमेंट के पेपर में एक बार आया था बोर्ड में ये। ठीक है, कि 3 करंट है, I1 I2 I3 में डिवाइड हो रहा है। I1 I2 I3 कितना है, तो पहले इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट और तीनों के अक्रॉस वोल्टेज सेम। दो इक्वेशंस यूज करके हम I1 I2 I3 निकालते हैं। तो ये I1 ये आता है, अगर R1 इंटू R2 इंटू R3 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया जाए तो ये कंडक्टेंसेस बन जाते हैं। तो ये I1 I2 I3 की वैल्यूज आती हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका पोटेंशियल डिवाइडर रूल। दो रेजिस्टर अगर आपने R1 और R2 को सीरीज में लगा रखा है, वोल्टेज V लगा रखे, तो इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा और इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा मैंने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद में ग्रुपिंग ऑफ डिसिमिलर सेल्स, अगर दो अलग अलग ईएमएफ के सेल्स को आपने सीरीज में लगा दिया है और दोनों एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से जोड़ा है तो दोनों के ईएमएफ ऐड हो जाएंगे और रेजिस्टेंसेस तो सिंपली ऐड ही होते हैं। और अगर आपने पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ डिसिमिलर्स ले लिया, डिसिमिलर सेल्स, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ होती है E1 बाय R1, E2 बाय R2, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2
और 1/r इक्विवेलेंट 1/r1 प्लस 1/r2 होगा। 3 सेल ले लिए जाएं तो E1/r1, E2/r2, E3/r3, 1/r1, 1/r2, 1/r3 और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला। अब अगर ऐसे में आपने एक सेल के टर्मिनल्स को बदल दिया, लेट से आपने इस सेल को ऊपर वालों के रिस्पेक्ट में उल्टा कर दिया, तो पता है क्या हो जाता है? कुछ नहीं होता, बस ये वाला एक साइन नेगेटिव हो जाता है, बाकी सब ओके, बाकी सब सेम टू सेम रहता है। ठीक है, अब आ जाता है हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट में क्वेश्चन तो बहुत लाजवाब होते हैं, बट फॉर्मूले बेसिक इतने ही हैं जो 10th क्लास वाले, पावर I²R, VI और V²/R। ठीक है, हीट का फॉर्मूला पावर इनटू टाइम। अगर आपको करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है तो हीट इंटीग्रेट करके निकलेगी टाइम t1 से t2 तक I²R dt, या वोल्टेज आपको फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है तो हीट आपकी इंटीग्रल t1 से t2 तक V²/R dt निकलेगी। ठीक है बच्चों, इसके बाद अब हम करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। आइए बच्चों, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर के सारे फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट्स क्विकली लपेटते हैं। चलिए, तो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में सबसे पहला टॉपिक आता है बायट-सवार्ट्स लॉ। बायट-सवार्ट्स लॉ क्या बोलता है बच्चों कि अगर एक करंट कैरिंग वायर है, उसका छोटा सा टुकड़ा है करंट एलिमेंट IDL, तो उसकी वजह से r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड होगा μ0/4π IDL sin θ/r²। थीटा क्या एंगल है, r वेक्टर आपको पता है, I और dl क्या है, वेक्टर फॉर्म में μ0/4π IDL क्रॉस r/r³। अगर वैसे ही एक चार्ज q v वेलोसिटी से भाग रहा है तो उससे r डिस्टेंस पे p पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी μ0/4π QV क्रॉस r/mod r³। ठीक है, बायट-सवार्ट्स लॉ की एप्लीकेशंस देखिए क्विकली। तो बायट-सवार्ट्स लॉ की एप्लीकेशन देखिए जो CBSE लेवल पे सिलेबस में है, वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल है। फाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर और इनफाइनाइट वायर बायट-सवार्ट्स लॉ से बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी μ0I/2r, उसका आधा करेंगे सेमी सर्कुलर की वजह से आ जाएगा, आर की वजह से निकालना है μ0I/4πr इंटू अल्फा। अल्फा को रेडियंस में लेना है, अगर एंगल 30 डिग्री दे रखा है तो उसे 30 डिग्री नहीं π/6 लेना है। डायरेक्शन कैसे पता लगती है, कर्ल दी फिंगर्स ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब देगा मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। कर्ल दी फिंगर्स ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब देगा मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। या फिर आप याद रख लीजिए सिन क्लॉकवाइज करंट की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट होती है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल, r रेडियस x डिस्टेंस की दूरी पे μ0I/r² + x² की पावर 3/2। उसके बाद आ जाता है हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर अ क्लोज पाथ इज μ0 क्लोज पाथ, गॉस लॉ में क्लोज सरफेस होता है, इज μ0 टाइम्स करंट एनक्लोज्ड इनसाइड द क्लोज पाथ। इसकी एप्लीकेशंस होती है इनफाइनाइट वायर। इनफाइनाइट वायर अगर डिराइव करने को आता है CBSE में तो वो एम्पियर सर्किटल लॉ से करना होता है, सॉलिड सिलेंडर और लॉन्ग सोलेनॉइड। ठीक है, टॉरॉइड हमारे CBSE के सिलेबस में नहीं है। तो एक इनफाइनाइट वायर है, उससे r डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी μ0I/2πr आती है डिराइव करके। सॉलिड सिलेंडर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड के लिए फॉर्मूला, सरफेस के लिए μ0I/2πr, आउटसाइड के लिए μ0I/2π स्मॉल r। अगर आप यहाँ पर ग्राफ देखना चाहते हैं तो क्या होता है, सेंटर से आप जैसे जैसे आगे जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ती है, सरफेस पे मैक्सिमम, फिर घट जाती है। ठीक है, ये ग्राफ होता है। उसके बाद सोलेनॉइड के सेंटर पे लॉन्ग सोलेनॉइड है, शॉर्ट सोलेनॉइड हमें नहीं करना CBSE में। लॉन्ग सोलेनॉइड के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी μ0 Ni होती है, स्मॉल n होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, μ0 आपको पता है एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम, I करंट होता है, बिल्कुल कोने पे आधी होती है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर फोर्स लगता है QV क्रॉस B। फोर्स की डायरेक्शन निकालने के दो तरीके, राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करिए V से B की ओर, थंब देगा मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, V से B की ओर थंब देगा मैग्नेटिक फोर्स। राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करिए, राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करिए, V से B की ओर थंब देगा मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, V से B की ओर थंब देगा मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, अगर आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल देखना है तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी होता है, देख लीजिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल FBI, फादर मदर चाइल्ड, है ना, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स, करंट ऐसे जा रहा है, फोर्स ऊपर आ गया। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स, करंट, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स, करंट ऊपर जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज ऊपर जा रहा है, फोर्स इधर लग गया। ओके, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम एक करंट कैरिंग वायर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है IL क्रॉस B। ठीक है, सिंबल्स हैविंग देयर यूजुअल मीनिंग। अगर हमने वायर को टेढ़ा मेढ़ा रख दिया है तो हमें, और इस वायर पे अगर फोर्स निकालना है तो हमें यहां से यहां तक की जो शॉर्टेस्ट लेंथ होती है वो लेनी होती है, बेसिकली डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट लेना होता है, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, सॉरी वापस आ गया मैं। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स
ठीक है। तो अगर सेम डायरेक्शन में करंट कैरी करते हैं तो वो अट्रैक्ट करते हैं और इनके बीच का फोर्स ये होता है, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट कैरी करते हैं तो रिपेल करते हैं, और इनका फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला म्यू नॉट I1I2/2πr होता है। और अगर हम दोनों करंट को 1 एम्पियर ले लें, दोनों वायर के बीच की दूरी 1 मीटर ले लें, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं इस फोर्स से। ये 1 एम्पियर की डेफिनेशन भी होती है। कह रहे 1 एम्पियर क्या होता है? 1 एम्पियर वो करंट होता है विच व्हेन फ्लोइंग थ्रू पैरेलल वायर्स, ठीक है, प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट इन वैक्यूम, इट मेक्स देम टू अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर विद दिस फोर्स। ठीक है, आइए और देखिए फोर्स बिटवीन टू पैरेलल बीम ऑफ प्रोटॉन्स। देखिए अगर दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि एक करंट कैरिंग वायर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है, लेकिन अगर चार्ज बीम ऑफ प्रोटॉन जाएंगी तो वो न्यूट्रल नहीं होती, वो रिपेल करेंगी। उनके बीच में दो तरह के फोर्स होंगे, मैग्नेटिक फोर्स जो उन्हें अट्रैक्ट कराएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लाइक चार्जेस को रिपेल करवाएगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का रेशियो आता है c²/v1v2। यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स से ज्यादा होता है, तो यहां पर रिपल्शन होता है। टॉर्क एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर आपने करंट कैरिंग लूप रख दिया, ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, थीटा एंगल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी प्लेन ऑफ लूप के साथ बना रही है, एन कैप इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो मैग्नेटिक मोमेंट होता है नंबर ऑफ टर्न्स करंट एरिया, एरिया को वेक्टर फॉर्म में लेना है। ठीक है, टॉर्क होता है वेक्टर m क्रॉस b, यहां पर m क्रॉस b में एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी लेनी है, यानी एन कैप और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच का एंगल लेना होता है। ठीक है, आइए अब आ गया हमारा मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर क्या होता है? एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल, एक सॉफ्ट आयरन की कोर, स्पाइरल स्प्रिंग फॉस्फर ब्रोंज का, एक कॉइल होती है, और ये T1 T2 वो टर्मिनल्स है जिससे गैल्वानोमीटर को कनेक्ट करते हैं। ये पॉइंटर और ये लीनियर स्केल, P पॉइंटर और LS या LS है लीनियर स्केल। ठीक है, प्रिंसिपल क्या होता है मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर का? व्हेनेवर अ करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस टॉर्क। वर्क कैसे करता है? जब इससे करंट पास करते हैं तो ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रखे होने की वजह से टॉर्क एक्सपीरियंस करती है, ये घूम जाती है, पॉइंटर रीडिंग दिखाता है, स्प्रिंग ट्विस्ट हो जाता है। जब करंट ऑफ करते हैं तो स्प्रिंग पॉइंटर को वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन, जीरो पोजीशन पे ले आता है। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क mb sin थीटा। हम यहां बोलते हैं कि मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर के अंदर ऐसे सॉफ्ट आयरन, ये जो सिलेंड्रिकल आयरन कोर ली जाती है, इस वजह से मैग्नेटिक फील्ड रेडियल होती है, थीटा 90 डिग्री होता है। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो कॉइल को घुमा रहा है NIAB, वो टॉर्क जो वापस लेके, देखिए स्प्रिंग को खींचते हैं तो फोर्स लगाता है रेस्टोरिंग kx, स्प्रिंग को ट्विस्ट करते हैं तो वो टॉर्क लगाता है k थीटा। तो यहां पर हमने डिफ्लेक्टिंग और रेस्टोरिंग टॉर्क इक्वेट कर दिया, तो करंट आ गया K/NBA इंटू थीटा। K/NBA को कैपिटल G बोलते हैं, जिसे बोलते हैं गैल्वानोमीटर कांस्टेंट, I बराबर हो गया कैपिटल G इंटू थीटा के। तो यहां पर क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है तो हम बोलते हैं मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर हैज लीनियर स्केल। ठीक है, अब आ जाती है कहानी करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी होता है डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस पर यूनिट करंट, NBA/K आता है। करंट सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा सकते हैं, एरिया बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया बढ़ाते हैं तो उससे कॉइल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है। तो इस वजह से जो है आपको ज्यादा करंट पास करना पड़ेगा उतना टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए, तो कॉइल बल्की हो जाती है। तो इसलिए हम K की वैल्यू को घटा देते हैं। K की वैल्यू घटाई कैसे जा सकती है? स्पेशल मटेरियल्स की K की वैल्यू कम होती है, जैसे कि फॉस्फर ब्रोंज और क्वार्ट्ज। तो इसलिए स्प्रिंग फॉस्फर ब्रोंज या क्वार्ट्ज का बना होता है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, और लो वैल्यू ऑफ टॉर्जनल कांस्टेंट K होता है, और रस्ट रेजिस्टेंट होता है। ठीक है, उसके बाद वोल्टेज सेंसिटिविटी, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस पर यूनिट वोल्टेज, करंट सेंसिटिविटी अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर आएगा। ठीक है बच्चों, तो कभी कभी हम करंट सेंसिटिविटी बढ़ाते हैं तो हो सकता है वोल्टेज सेंसिटिविटी नहीं बढ़ती। करंट सेंसिटिविटी को अगर बढ़ाया जाए नंबर ऑफ टर्न्स को डबल करके, तो करंट सेंसिटिविटी डबल हो जाएगी, बट टर्न्स डबल करने पे रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल भी डबल हो जाएगा, तो हो सकता है वोल्टेज सेंसिटिविटी ना बढ़े। ठीक है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाई जाएगी तो बढ़ जाएगी ऑब्वियसली, है ना। तो कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर टू वोल्टमीटर और एम्मीटर देखते हैं बच्चों। बस याद रखिए कि गैल्वानोमीटर, वोल्टमीटर और एम्मीटर में अंदर मशीनरी वाइज कोई अंतर नहीं होता। अगर गैल्वानोमीटर के रेजिस्टेंस को कम कर दिया जाए तो वो एम्मीटर बन जाएगा, और बढ़ा दिया जाए तो वो वोल्टमीटर बन जाएगा। गैल्वानोमीटर में अगर मैक्सिमम करंट IG जा रहा है तो गैल्वानोमीटर के पैरेलल में अगर हम लो रेजिस्टेंस शंट लगा देंगे तो वो एक एम्मीटर बन जाएगा। इन दोनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और शंट का फॉर्मूला होता है IG इंटू RG अपॉन I माइनस IG। IG होता है गैल्वानोमीटर मैक्सिमम कितना करंट दिखा रहा था, RG रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल ऑफ गैल्वानोमीटर, I जो आपको नया एम्मीटर चाहिए उसकी रेंज क्या चाहिए, 0 से 2 एम्पियर चाहिए, तो I 2 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, IG आपको बता चुका हूं मैं। कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर टू वोल्टमीटर में क्या है? गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस बढ़ा दिया जाए हाई रेजिस्टेंस को सीरीज में लगा के, तो वो वोल्टमीटर बन जाएगा। वो कितनी वोल्टेज नापेगा? V, उसका फॉर्मूला होता है IG इंटू रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर, IG इंटू R। तो V अपॉन IG आ गया RG प्लस R। ठीक है बच्चों, राइट।
आगे देखिए, अब हम पढ़ते हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर कहानी क्या है आपकी कि अगर एक चार्ज पार्टिकल 0 डिग्री एंगल पे एंटर करेगा मैग्नेटिक फील्ड में तो उसमें मैग्नेटिक फोर्स 0 हो जाएगा, और अगर चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री पे एंटर करेगा तो आपको पता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन, वेलोसिटी टुवर्ड्स राइट, है ना, और फोर्स आ रहा है ऊपर की ओर, मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, चार्ज पार्टिकल सर्कल में मूव करेगा, और सर्कुलर पाथ की रेडियस का फॉर्मूला mv बाई बी क्यू, 2m काइनेटिक एनर्जी बाई बी क्यू, 2m क्यू इंटू पोटेंशियल बाई बी क्यू, और टाइम पीरियड 2 पाई आर बाई वेलोसिटी, 2 पाई एम बाई बी क्यू, फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड आएगा बच्चों, ठीक है। अगर चार्ज पार्टिकल थीटा एंगल पे मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंटर करता है तो बच्चों वो हेलिकल पाथ में जाता है। दो वेलोसिटी है, v cos थीटा, v sin थीटा। v sin थीटा इसे सर्कल में घुमाता है और v cos थीटा इसे आगे ले जाता है, तो पाथ हेलिकल हो जाता है और रेडियस हो जाती है mv sin थीटा बाय bq, टाइम पीरियड 2 पाई m बाय bq। लीनियर डिस्टेंस मूव्ड इन वन टाइम पीरियड को बोलते हैं पिच। ये डिस्टेंस जो मूव हो रहा है इसको बोलते हैं पिच। वो होता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड, ठीक है। आइए अब हम करेंगे मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म एंड मैटर के फॉर्मूले आइडियली हमें करने की जरूरत नहीं है अगर हमें इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड आ गया है बच्चों, क्योंकि अगर हम चार्ज को पोल स्ट्रेंथ से रिप्लेस कर दें, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट से, Q इंटू 2L को स्मॉल m इंटू 2L से, जहां नेगेटिव चार्ज था वहां साउथ पोल रख दें, जहां पॉजिटिव चार्ज था वहां नॉर्थ पोल रख दें, जहां 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था वहां म्यू नॉट बाय 4 पाई रख दें, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी वहां मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी रख दें, तो सारे फॉर्मूले आ जाएंगे। तो मैं सारे फॉर्मूले यहां पर नहीं करा रहा हूं, बस 2-3 एग्जांपल्स दे रहा हूं आपको कि देखिए कैसे बनाए जाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फॉर्मूले याद करने से मैग्नेटोस्टैटिक्स के फॉर्मूले। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया कि एक डाइपोल लिया -q और +q और इसकी इक्वेटोरियल लाइन पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली। तो आप जानते हैं पॉजिटिव चार्ज से अवे नेगेटिव के टुवर्ड्स रिजल्टेंट ऐसे आते हैं और फॉर्मूला होता है kp/r² + l² की पावर 3/2। नेगेटिव चार्ज की रहेगा साउथ पोल, पॉजिटिव चार्ज की रहेगा नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड अवे साउथ के टुवर्ड्स रिजल्टेंट ऐसे आ गया। k की जगह म्यू नॉट बाय 4 पाई, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की जगह मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, और बाकी r और l में तो कोई फर्क रहेगा नहीं। यहां पर और एग्जांपल देखिए, मान लीजिए आपने एक इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तो टॉर्क क्या एक्ट करता है, वेक्टर p क्रॉस वेक्टर ई, वर्क डन इन रोटेटिंग अ डायपोल फ्रॉम θ1 टू θ2 होता है p cos θ1 - cos θ2, पोटेंशियल एनर्जी -p डॉट ई। वैसे ही देखिए नॉर्थ नेगेटिव चार्ज की जगह साउथ पोल, पॉजिटिव चार्ज की जगह नॉर्थ पोल, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जगह मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, टॉर्क हो जाएगा वेक्टर m क्रॉस वेक्टर b, और वर्क डन हो जाएगा mb cos θ1 - cos θ2, पोटेंशियल एनर्जी माइनस में m डॉट b, ठीक है। तो आपने देखा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट से और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी से रिप्लेस किया और चुटकियों में काम बन गया, ठीक है। उसके बाद देखिए जो डिफरेंस होता है, जो सेम नहीं होती, दो बातें वो ध्यान रख लीजिए, बाकी सारे फॉर्मूले सेम थे। आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल लाइन ऑफ बार मैग्नेट पे निकालनी है, सब कुछ सेम आएगा, सब कुछ सेम होगा। मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल हमें पढ़ना नहीं होता सीबीएसई में, ठीक है। गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल ई डॉट ds चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, बट गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म ये होता है सरफेस इंटीग्रल b डॉट ds 0 होता है। ये इंडिकेट करता है कि मैग्नेट में मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते। अगर आप कहीं से भी क्लोज सरफेस बनाएंगे तो वहां पर नॉर्थ पोल होगा तो वहां साउथ पोल भी होगा। जितनी फील्ड लाइन नॉर्थ से बाहर निकलेंगे साउथ में उतनी एंटर कर जाएंगे, नेट फ्लक्स शून्य होने वाला है। इवन अकेला घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन भी दो पोल एग्जिस्ट होते हैं उसमें। अगर आप इसको देखते हैं किसी चीज को, किसी करंट को एक डायरेक्शन से और वो क्लॉकवाइज दिखता है तो पीछे साइड से वो एंटी क्लॉकवाइज दिखता है, ठीक है। क्लॉकवाइज मतलब साउथ पोल, एंटी क्लॉकवाइज मतलब नॉर्थ पोल, ठीक है। तो मैग्नेट में मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते। और दूसरा, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर अ क्लोज पाथ 0 होता है। ये इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कंजर्वेटिव इन नेचर है। यहां पर लाइन इंटीग्रल b डॉट dl म्यू नॉट टाइम्स I होता है, जिसे एम्पियर सर्किटल लॉ कहते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद आ जाती है कहानी बोहर मैग्नेट्रॉन की। जब भी एक इलेक्ट्रॉन घूमता है हाइड्रोजन एटम में तो जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो क्वांटाइज्ड होता है n टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू। इस वैल्यू को हम बोहर मैग्नेट्रॉन कहते हैं, जिसकी वैल्यू 9.27 10 की पावर -24 एम्पियर मीटर स्क्वायर होती है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है कहानी रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी, मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। देखिए रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी होती है मीडियम की परमेबिलिटी अपॉन वैक्यूम की परमेबिलिटी। इस चीजों में बहुत कंफ्यूजन होती है, तो इत्मीनान से समझ लीजिए। भाई एक लोहे का टुकड़ा था, उसमें कुछ फील्ड लाइंस क्रॉस कर गई, मान लो 600, तो 600 फील्ड लाइंस अपॉन लोहे के टुकड़े की जगह अगर वैक्यूम लग दिया वहां पर हो जाए तो वहां कितनी फील्ड लाइन क्रॉस करेंगी, तो इसको आप रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ आयरन बोलेंगे, ठीक है। मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी क्या होती है, एक लोहे की स्लैब को मैं लोहे की स्लैब को मैं मैग्नेट बनाना चाहता हूं, तो मैंने उसके चारों तरफ तार लपेट के उसे करंट पास किया। तो मैं उसे कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाना चाहता हूं, मैं कितना एफर्ट लगा रहा हूं, वो किस बात पे डिपेंडेंट है, मैंने कितने टर्न्स लपेटे पर यूनिट लेंथ और कितना करंट पास किया, यही बातें हैं। इसको बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फोर्स, ठीक है।
तो कोई मैग्नेटिक फील्ड किसी चीज को कितना मैग्नेटाइज करने की कोशिश कर रही है, वो मैग्नेटाइजिंग फोर्स है बेसिकली। अब वो लोहे की स्लैब कितना खुद मैग्नेटाइज हो गई, उसे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। उसके करंट पास करने की वजह से जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई सोलेनोइड के अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर, उसके अंदर जो मैग्नेटिक डाइपोल्स अपने आप को स्ट्रेट लाइन में अलाइन कर गए, उसकी वजह से कितना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्रिएट हुआ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, इसको आप इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। सिंपल, मैंने कितनी कोशिश करी आपको पढ़ाने की, वो है h, आपने कितना सीखा, वो है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, और ससेप्टिबिलिटी दोनों का रेशियो होता है। अगर किसी चीज की ससेप्टिबिलिटी ज्यादा है, इसका मतलब कम एफर्ट लगाने पे, h लगाने पे ज्यादा मैग्नेटाइज हो जाएगा। कोई पहले से ही पढ़ के आया है, पहले से होशियार बच्चा है, चतुर है, चालाक है, उसके केस में h कम लगाने पे I ज्यादा मिल जाएगा। ठीक है, पैरामैग्नेटिक में क्या होगा, पैरामैग्नेटिक में H ज्यादा लगाने पे I कम मिलेगा, और डायमैग्नेटिक में तो उल्टा हो जाता है, जो आता था वो भी भूल गए भाई, ऐसा भी हो जाता है कई बार। ठीक है, तो डायमैग्नेटिक की ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाता है। चलिए, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक के डिफरेंसेस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, 1 मार्कर आ जाते हैं, है ना। तो परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी 0 से 1 के बीच में होती है। ससेप्टिबिलिटी डायमैग्नेटिक की क्या होती है, E मतलब एक स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू, 0.1, 0.2, 0.3 ऐसी छोटी वैल्यू। ठीक है, मैंने लिख दी है वैल्यूज, आपको समझ आ रही है। ससेप्टिबिलिटी स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू होती है, इसकी म्यू आर 1 से बहुत बड़ा, ससेप्टिबिलिटी 1 से बहुत बड़ी, और इनकी ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करती है मैंने आपको बताया। और म्यू आर का फॉर्मूला होता है 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी, ये इनके रिलेशन हो गए बच्चों। ठीक है, चलो आइए बच्चों, सारे के सारे फॉर्मूले और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स का बहुत क्विक रिविजन करते हैं। EMIAC EM वेव्स, देखिए फैराडेज फर्स्ट लॉ, ये क्या बोलता है, whenever the amount of magnetic flux linked with the conductor changes, there will be induced EMF which lasts as long as relative change of magnetic flux continues। जब तक आप मैग्नेट को मूव कराएंगे तब तक गैल्वानोमीटर कोई ना कोई डिफ्लेक्शन दिखाएगा। जब मैग्नेट को, हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, अगर हम नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट को पास लेके गए तो मान लो कि गैल्वानोमीटर ने राइट में डिफ्लेक्शन दिखाई, तो इससे पता लगा कि जब भी फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस्ड EMF आएगी। फैराडेज सेकंड लॉ, फैराडेज सेकंड लॉ और फैराडेज सेकंड एक्सपेरिमेंट, वो एक मैग्नेट को V1 वेलोसिटी से लेके आया है, दूसरे मैग्नेट को V2 वेलोसिटी से लेके आया। जिस केस में मैग्नेट ज्यादा वेलोसिटी से आया, उस केस में ज्यादा डिफ्लेक्शन आया, तो उसने फैराडे ने जो है ना सेकंड लॉ दी कि इंड्यूस्ड EMF का मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा d∅dt के। ज्यादा तेजी से मैग्नेट लाओगे, ज्यादा इंड्यूस्ड EMF एक्सपेक्ट करना। ठीक है, लेंज लॉ कहता है कि इंड्यूस्ड EMF इस तरीके से प्रोड्यूस होगी कि इट विल अपोज द कॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स प्रोडक्शन। तो लेंज लॉ के हिसाब से नेगेटिव साइन आता है, EMF माइनस d∅dt। ठीक है, मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड EMF में 3 तरीके होते हैं, फ्लक्स चेंज करने के, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करो, एरिया चेंज करो, थीटा चेंज करो। ठीक है, तो इसमें वाला केस में हम एरिया चेंज करें, इसको बोलते हैं मोशनल EMF। एक वायर फ्रेम दे रखा है, उसमें हम एक रॉड को मूव करा रहे हैं, सिर्फ इस रॉड का ही रेजिस्टेंस है, रॉड को v वेलोसिटी से मूव करा रहे हैं, तो इस रॉड के एंड्स के अक्रॉस इंड्यूस्ड EMF आता है BLV, करंट EMF बाय रेजिस्टेंस। कितना फोर्स चाहिए होगा हमें इस रॉड को मूव कराने के लिए कांस्टेंट वेलोसिटी से, और पावर डिसिपेट कितनी होगी हीट की फॉर्म में, चार्ज कितना इंड्यूस होगा, चेंज इन फ्लक्स बाय रेजिस्टेंस। ठीक है, ये आपके फॉर्मूले आते हैं, डेरिवेशन होती है मोशनल EMF की। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ लॉन्ग सोलेनोइड, म्यू नॉट n स्क्वायर एरिया बाय लेंथ, म्यू नॉट एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम, n नंबर ऑफ टर्न्स, a क्रॉस सेक्शन एरिया, l लेंथ। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ दो लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनोइड्स के लिए, म्यू नॉट n1 n2 a बाय l। दोनों का एरिया सेम है तो वही लेना है, अगर एरिया सेम नहीं है तो अंदर वाले का एरिया लेना है, क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर एक सर्कल के अंदर सर्कल दे दिया जाए और बाहर वाले की रेडियस बहुत ज्यादा है, तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन कैसे निकालते हैं, बाहर वाले के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड ले ली, म्यू नॉट I/2r, अंदर वाले के एरिया से मल्टीप्लाई करा, फिर फ्लक्स को mi रख दिया, तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन आ जाएगा। ये एनसीईआरटी एग्जांपल है, जेई में, नीट में, सीबीएसई में, सब जगह आया हुआ है। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन अंदर वाले की रेडियस का स्क्वायर अपॉन बाहर वाले की रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ऐसे फिगर में आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बताइए, तो अंदर वाले स्क्वायर की साइड का स्क्वायर होगा, बाहर वाले की स्क्वायर की साइड डिवाइड होगी। अंदर अगर सर्कल के अंदर स्क्वायर आ जाए, अंदर वाले स्क्वायर की साइड का स्क्वायर होगा और बाहर वाले सर्कल की रेडियस डिवाइड होगी। अब आ जाता है हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर हम यूजुअली आई नॉट साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी यूज करते हैं। तो अगर करंट आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है तो आरएमएस करंट ये आता है। ऐसे ही वोल्टेज के लिए आरएमएस वोल्टेज ये आती है। आरएमएस करंट क्या होता है? आरएमएस करंट होता है भाई कि हिंदी में समझिए पहले, एक ऑल्टरनेटिंग करंट लगातार बदल रहा है, उस ऑल्टरनेटिंग करंट की जगह कितना कांस्टेंट करंट लें कि एक सर्किट में एक रजिस्टर से सेम हीट प्रोड्यूस हो जाए कंप्लीट साइकिल में। तो उस ऑल्टरनेटिंग करंट की जगह हमें जितना कांस्टेंट करंट लेना पड़ेगा, वो कांस्टेंट करंट उस ऑल्टरनेटिंग करंट की आरएमएस वैल्यू कहलाएगी अंग्रेजी में।
RMS वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? RMS वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट ओवर अ पीरियड ऑफ कंप्लीट साइकिल इज डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट व्हिच विल प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट थ्रू अ गिवन रेजिस्टर एज इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल्टरनेटिंग करंट ड्यूरिंग कंप्लीट साइकिल। ठीक है, वैसे ही एवरेज करंट क्या होता है? ये हाफ साइकिल में सर्किट से कितना चार्ज पास करेंगे, उस सर्किट से सेम चार्ज पास करने के लिए कितना कांस्टेंट करंट चाहिए होता है, उसे एवरेज बोलते हैं। ठीक है, एवरेज यूजुअली अब पूछा नहीं जाता है, ज्यादातर आरएमएस ही पूछा जाता है। ठीक है, फिर हमें पढ़ना है एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टर ओनली, इंडक्टर ओनली, कैपेसिटर ओनली। तो इसको देख लीजिए, हम तीनों में वोल्टेज E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी लेते हैं। करंट I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी आता है इसमें। ठीक है, रेजिस्टर में वोल्टेज करंट सेम फेज में, इंडक्टर में करंट पीछे, कैपेसिटर में करंट आगे। सी से कैपेसिटर, सी से करंट, कैपेसिटर में करंट आगे। ठीक है, करंट होता है वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, वोल्टेज बाय इंडक्टर के रेजिस्टेंस को इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, कैपेसिटर के रेजिस्टेंस को कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। वोल्टेज और करंट सेम फेज में, इंडक्टर में वोल्टेज आगे, कैपेसिटर में करंट आगे। ठीक है, इसमें एवरेज पावर ERMS IRMS, इंडक्टर और कैपेसिटर में एवरेज पावर 0 होती है और प्योरली इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट के अंदर एवरेज पावर 0 होती है। ऑल्दो सर्किट में करंट फ्लो कर रहा होता है, ऐसी करंट को हम वॉटलेस करंट कहते हैं, हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, इनके फेजर हो गए, वोल्टेज और करंट सेम फेज में, इंडक्टर में वोल्टेज 90 डिग्री आगे, कैपेसिटर में करंट 90 डिग्री आगे। ठीक है, LCR सर्किट मान लिया है मैंने, VL VC से बड़ा है, इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट मान लिया है। ठीक है, तो होता क्या है इसमें, ये VL माइनस VC बनता है, ये VR बनता है, नेट वोल्टेज ऐसे बनती है। तो वोल्टेज फाई एंगल से आगे होती है करंट से, और जिसे हम tan फाई निकालते हैं, VL माइनस VC बाय VR, XL माइनस XC बाय R। करंट 5 डिग्री फाई एंगल पीछे है। इंपीडेंस का फॉर्मूला रिजल्टेंट, पाइथागोरस थ्योरम, या फिर आप रिजल्टेंट मान सकते हैं इसे, VL माइनस VC का स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। ऐसे इंपीडेंस आ जाएगा जब VL की जगह IXL, VR की जगह IR, VC की जगह IXC रखेंगे। एवरेज पावर का फॉर्मूला ERMS IRMS कॉस फाई होता है। कॉस फाई को पावर फैक्टर बोलते हैं, R अपॉन Z के बराबर होता है। Z होता है इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है, अब अगर आपको LCR के सारे फॉर्मूले याद हैं तो LR याद करने की जरूरत नहीं। जहां जहां पर VC है वहां पर VC 0 पुट कर दीजिए, जहां जहां पर XC है वहां पर XC 0 पुट कर दीजिए, VC गायब कर दीजिए, सिर्फ VL रह जाएगा इधर, है ना, आप समझ गए। उसके बाद अगर RC सर्किट है तो इस LCR के अंदर VL और XL 0 पुट कर दीजिए, सारे फॉर्मूले आपके RC सर्किट के बन जाएंगे। RC सर्किट विद AC सप्लाई, RC सर्किट विद DC सप्लाई CBSE में नहीं आता, ग्रोथ एंड वो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर्स। आइए, वॉटलेस करंट क्या होता है? एवरेज करंट मैंने बताया आपको, एवरेज पावर होती है ERMS IRMS कॉस फाई। प्योरली इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट के अंदर वोल्टेज और करंट के बीच में π/2 का फेज डिफरेंस, cos 90 0, तो एवरेज पावर 0 होती है, लेकिन सर्किट में करंट तो फ्लो कर रहा होता है। तो ऐसा करंट जो पावर डिसिपेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है बालको, उसे हम वॉटलेस करंट कहते हैं। ठीक है, रेजोनेंस इन सीरीज LCR सर्किट, रेजोनेंस के दौरान VL और VC बराबर हो जाता है, तो XL और XC बराबर हो जाता है। इंपीडेंस अपनी मिनिमम वैल्यू पे आ जाता है रजिस्टर के बराबर, करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे आ जाता है, फाई 0 डिग्री हो जाता है, और रेजोनेंस में सर्किट बिहेव्स लाइक अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, सिर्फ VR रह जाता है, और पावर फैक्टर 1 होता है रेजोनेंस के दौरान। क्वालिटी फैक्टर क्या होता है? अगर हम करंट वर्सेस ओमेगा का ग्राफ बनाते हैं तो रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे अचानक से करंट मैक्सिमम हो जाता है, क्योंकि उस समय पर इंपीडेंस जो है ना वो मिनिमम होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो क्वालिटी फैक्टर होता है ओमेगा R अपॉन बैंडविड्थ, इसको आप XC बाय R, XL बाय R, 1 अपॉन R रूट L बाय C कह सकते हैं। क्वालिटी फैक्टर का फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है, इट सिग्निफाइज शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस कितना शार्प होगा वो बताता है क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, इसके बाद आ रहा है AC जनरेटर। AC जनरेटर किस फिनोमेना पे वर्क करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI पे। ठीक है, जब भी आप कॉइल को रोटेट करोगे तो ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस एट एवरी इंस्टेंट, सो फ्लक्स चेंजेस एट एवरी इंस्टेंट अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, देयर विल बी इंड्यूस्ड EMF। ठीक है, तो फ्लक्स होता है, इस कॉइल को हम लगातार घुमाते हैं बच्चों। ठीक है, तो लगातार कॉइल को घुमाने की वजह से लगातार फ्लक्स चेंज होता है, लगातार फ्लक्स चेंज होने की वजह से इंड्यूस करंट आ जाता है इसमें। फ्लक्स का फॉर्मूला NB डॉट एरिया होता है, NBA cos थीटा, थीटा वो ओमेगा इंटू टी लिख सकते हैं, कितने टाइम में कितना एंगल घूम गया। फिर हम फ्लक्स को अगर नेगेटिव डिफरेंशिएट करके नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंड्यूस्ड EMF आ जाएगी। इंड्यूस्ड EMF एक साइन कर्व प्राप्त हो रही है। ठीक है, आ जाइए ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर किस फिनोमेना पे वर्क करता है? प्रिंसिपल है इसका म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, जब एक कॉइल में फ्लक्स चेंज होगा तो उस कॉइल में भी इंड्यूस्ड EMF आएगी सेल्फ इंडक्शन की वजह से, और पड़ोसी कॉइल में भी इंड्यूस्ड EMF आएगी म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से। यही ट्रांसफार्मर का वर्किंग फिनोमेना है, रूल है, प्रिंसिपल है।
ठीक है। सेल्फ इंडक्शन की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगी प्राइमरी कॉइल में माइनस एनपी डी फाई बाई डी टी, एनपी नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। बेसिक बातें मैं हल्की फुल्की स्किप करता हूं क्योंकि बहुत क्विक रिवीजन करा रहा हूं आपको। म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी माइनस एनएस डी फाई बाई डी टी। अगर ट्रांसफॉर्मर आइडियल है, एनर्जी लॉस नहीं है, तो इनपुट और आउटपुट पावर बराबर होगी, तो ईएस अपॉन ईपी, एनएस अपॉन एनपी, आईपी अपॉन आईएस को के को ट्रांसफॉर्मर या ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहते हैं। अगर हमने सेकेंडरी में टर्न्स ज्यादा ले लिए, के 1 से बड़ा ले लिया, तो आउटपुट वोल्टेज ज्यादा मिलती है, ऐसे ट्रांसफॉर्मर को स्टेप अप बोलते हैं। और अगर हमने सेकेंडरी में टर्न्स कम ले लिए तो आउटपुट की वोल्टेज कम होगी, ऐसे को बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। लेकिन प्रैक्टिकली ट्रांसफॉर्मर के अंदर बतेरे लॉसेज होते हैं। लॉसेज के एग्जांपल है कॉपर लॉसेज। कॉपर लॉसेज होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल की, ये प्राइमरी कॉइल, ये सेकेंडरी कॉइल, जिसमें इनपुट लगा है वो प्राइमरी कॉइल, जिससे आउटपुट, जिसके अक्रॉस आउटपुट ले रहे हो वो सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल गर्म होने की वजह से, हीटिंग की वजह से कॉपर लॉसेज। एडी करंट्स क्या होते हैं? ये आयरन कोर जो है ना, आयरन कोर के अंदर एडी करंट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं जो लूप्स बना लेते हैं इस कोर के अंदर, ठीक है। एडी करंट्स की वजह से लॉसेज होते हैं। एडी करंट्स को मिनिमाइज करने के लिए हम या तो इन शीट्स को लैमिनेट करके रखते हैं। हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है? ये आयरन की कोर लगातार मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होती रहती है, इसको बोलते हैं हिस्टेरेसिस लॉस। ये गर्म होती रहेगी। हिस्टेरेसिस लॉस को कम करने के लिए हम कोर को सॉफ्ट आयरन का लेते हैं। सॉफ्ट आयरन एक ऐसा मटेरियल है जिसके मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन में एनर्जी लॉस कम होता है। आ जाइए बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर याद रखिए कि अगर आपको एक एग्जांपल दे रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस के अलोंग है और उसकी इक्वेशन है ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई, मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन लिखिए, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। तो सबसे पहले याद रखिए ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखा है तो वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग जा रही है, और ओमेगा टी प्लस के एक्स लिखा है तो वेव नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग जा रही है, ठीक है। तो ओमेगा टी माइनस के एक्स का मतलब वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग जा रही है। ई क्रॉस बी देता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस के अलोंग है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो जे क्रॉस के करने पे आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस के अलोंग है। और ये सब तमाशा सेम रहता है, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई सेम रहता है, बस एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाता है। वो कहां से निकालें? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ई नॉट बाई बी नॉट से हम निकाल सकते हैं। याद रखिए टोटल एनर्जी डेंसिटी बी नॉट का स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट होता है, या हाफ एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है। सिर्फ एनर्जी डेंसिटी पूछी जाए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर होता है। सिर्फ मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी पूछी जाए तो बी नॉट स्क्वायर बाय 4 म्यू नॉट होता है। मैंने पीक वैल्यूज लिए, आरएमएस लेंगे तो नीचे 2 आ जाएगा। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी एक्चुअली में इक्वल होती है। अब आ जाती है बात इंटेंसिटी की। इंटेंसिटी होता है पावर अपॉन एरिया, और ये एनर्जी डेंसिटी इनटू स्पीड ऑफ लाइट भी होता है, ठीक है। अगर हमारे कोई क्वेश्चन आ जाता है कि एक लाइट जाके किसी मटेरियल को हिट कर रही है, उस मटेरियल का रिफ्लेक्टेंस दे रखा है, तो याद रखिए कि उस पर पूछा जाए कि फोर्स कितना एग्जर्ट होगा। तो हम इनिशियल मोमेंटम लेते हैं, फाइनल मोमेंटम लेते हैं, चेंज इन मोमेंटम लेते हैं, चेंज इन मोमेंटम को टाइम से डिवाइड करते हैं। तो ये पावर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट 1 प्लस आर, रिफ्लेक्टेंस 1 से छोटा तो 0.1, 0.2, 0.3 होता है। तो आई ए बाई सी 1 प्लस आर, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है R0, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग R1, और अगर रिफ्लेक्टेंस 0.3 तो 0.3 पुट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आ रहा था इनकंसिस्टेंसी इन एम्पियर सर्किटल लॉ एंड मैक्सवेल्स करेक्शन। देखिए एम्पियर सर्किटल लॉ में एक गलती थी, वो ये थी, एम्पियर सर्किटल लॉ कह रहा था लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल म्यू नॉट टाइम्स करंट होता है। तो हमने क्या करा, लूप C1 में जब लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल किया तो पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आई। लेकिन अगर हमने एक दूसरा लूप लिया या हमने एक दूसरा सरफेस लिया तो लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल 0 आ गया। तो पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड दो अलग अलग तरीके से निकालने पे एक बार आई और एक बार नहीं आई। तो इससे साबित हुआ कि एम्पियर सर्किटल लॉ में कुछ गलती है। तो मैक्सवेल आए, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, उन्होंने बोला कि कौन कहता है कि कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में करंट नहीं होता। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड समय के साथ चेंज हो रही है तो कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में भी एक करंट होता है, जिसको डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। और मैक्सवेल्स एम्पियर सर्किटल लॉ दे दी उन्होंने बोला लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल म्यू नॉट टाइम्स आईसी प्लस आईडी के बराबर होता है। आईसी वो करंट है जो तारों में फ्लो करता है, और आईडी वो करंट है जो कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में फ्लो करता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज चेंजिंग विद टाइम, ठीक है। और आईडी का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी आता है। याद रखिए आपको कभी भी अगर कोई न्यूमेरिकल आता है और पूछते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट कितना है, तो आप कैपेसिटर पे आपको वोल्टेज दे देते हैं V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट बताओ। तो Q इज इक्वल टू CV से आप कैपेसिटर पे किसी मोमेंट पे चार्ज निकाल देंगे और उसके बाद उस चार्ज को डिफरेंशिएट कर देंगे समय के साथ, तो आपको डिस्प्लेसमेंट करंट प्राप्त हो जाएगा बच्चों। लास्ट टॉपिक आ जाता है हमारा EM वेव्स के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। हमने बढ़ते हुए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में इन वेवलेंथ्स को अरेंज कर दिया, वेव्स को अरेंज कर दिया, तो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ। कॉस्मिक, गामा, एक्सरे, यूवी, विजुअल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स,
ठीक है। गामा रेज को हम ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में इस्तेमाल कर देते हैं, एक्स रेज को भी फ्रैक्चर्स डिटेक्ट करने के लिए या कैंसर के ट्रीटमेंट में भी इस्तेमाल करते हैं। यूवी रेज ये जर्म्स वगैरह किल करने के लिए इस्तेमाल होती है, पानी वगैरह में स्टेरिलाइजेशन के लिए। लेसिक सर्जरी में इस्तेमाल होती है, एनसीईआरटी में लेसिक शब्द लिखा है, लेजर असिस्टेड इन सिटू केराटिनोलाइसिस, स्पेलिंग मुझे भी नहीं आती, ठीक है। और एब्जॉर्ब बाय ओजोन लेयर, ओजोन लेयर एब्जॉर्ब करती है इसे। इंफ्रारेड प्रोड्यूस बाय हॉट बॉडीज, या फिर आप थेरेपी वगैरह, हीटिंग वगैरह, फिजियोथेरेपी के लिए इस्तेमाल करते हैं। माइक्रोवेव्स का इस्तेमाल माइक्रोवेव ओवन और एयरक्राफ्ट नेविगेशन में होता है, याद रखिएगा, एयरक्राफ्ट नेविगेशन में माइक्रोवेव्स यूज होती है। रेडियो वेव्स वगैरह ब्रॉडकास्टिंग वगैरह में यूज होती है, जो रेडियो की ब्रॉडकास्टिंग वगैरह होती है, ठीक है। आइए बच्चों क्विकली रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स के फॉर्मूले रिवाइज करते हैं सारे के सारे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के लिए। सबसे पहले रे ऑप्टिक्स के अंदर आ जाता है आपका मिरर फॉर्मूला, 1/f इज 1/v प्लस 1/u, इसमें लीनियर मैग्निफिकेशन -v/u होता है। उसके बाद आ जाता है आपका रिफ्रैक्शन एट प्लेन सर्फेसिस के अंदर बच्चों स्नेल्स लॉ, तो ये होता है n1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू n2 इंटू साइन आर। हम याद करते हैं n2/n1, ऐसे मत करिए, एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन थीटा, इससे फायदा होगा। किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2/n1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ये होगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अगर लाइट रे डेंसर टू रेयर जा रही है, टीआईआर की बात करते हैं, अगर लाइट रे डेंसर टू रेयर जा रही है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड करती है। एक पर्टिकुलर एंगल होता है क्रिटिकल एंगल, जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है, और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस फिर अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए तो लाइट रे उसी मीडियम में वापस आ जाती है। तो इस क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला होता है साइन आई सी इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम बाय डेंसर मीडियम। साइन थीटा 1 से बड़ा तो हो ही नहीं सकता, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए साइन थीटा में कौन सा ऊपर लें और कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे लें, क्योंकि रेयर मीडियम बाय डेंसर मीडियम ही होगा, और टीआईआर तभी होगा जब लाइट रे डेंसर टू रेयर जा रही होगी और क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे इंसिडेंट होगी, या इक्वल पे भी मान सकते हैं, जस्ट टीआईआर कंडीशन। उसके बाद रिफ्रैक्शन एट प्लेन सर्फेसिस में आपका आ जाएगा रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ के अंदर मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट ओ है, लाइट रे डेंसर टू रेयर गई और एक ऑब्जर्वर को वो ओ डैश से आती हुई नजर आई, तो पीओ कहलाती है रियल डेप्थ, पीओ डैश कहलाता है एपरेंट डेप्थ, ओ डैश कहलाता है कि ऑब्जेक्ट कितना रेज हो गया, उसको बोलते हैं शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ओ डैश T1 - 1/μ आपका फॉर्मूला होता है। रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस में अगर ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में है, लाइट रे रेयर टू डेंसर जा रही है, n1 से n2 में जा रही है, तो फॉर्मूला होता है n2/v - n1/u, n2 - n1/r। इस पोल को जो है ओरिजिन मानते हुए आपको फिर से साइन कन्वेंशन अप्लाई करनी पड़ेंगी बच्चों, ठीक है। तो n2/v - n1/u इज इक्वल टू n2 - n1/r, साइन कन्वेंशन अप्लाई करनी होती हैं। अगर बात आ जाए डेंसर टू रेयर की, तो मान लीजिए रेयर टू डेंसर का फॉर्मूला हमने अभी देखा था, n2/v - n1/u इज n2 - n1/r। इसमें अगर डेंसर टू रेयर जाए लाइट रे, तो n2 और n1 को इंटरचेंज कर दीजिए, n2 की जगह n1, n1 की जगह n2, n2 की जगह n1, n1 की जगह n2, और आपको साइन कन्वेंशन तो यहां भी लगानी है बच्चों, ठीक है। इसके बाद आ रहा है आपका लेंस फॉर्मूला, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। म्यूएल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड है, म्यूएम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम है, सीबीएसई में दोनों तरफ मीडियम सेम ही रखते हैं, और 1 फोकल लेंथ होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम -1, 1/r1 - 1/r2। लेंस की शेप के हिसाब से यहां पर हमें r1 और r2 को पॉजिटिव नेगेटिव पुट करना होता है। तो जैसे कि इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, तो पहले सरफेस की, क्योंकि गोला राइट में बन रहा है तो उसकी रेडियस पॉजिटिव ले लेते हैं, सेकंड सरफेस का गोला लेफ्ट में बन रहा है तो उसकी रेडियस नेगेटिव ले लेते हैं। लेंस मेकर फॉर्मूला में अगर हम r1 को +r और r2 को -r सब्सटीट्यूट करेंगे तो लेंस मेकर फॉर्मूला ऐसा प्राप्त हो जाएगा। अगर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है तो पहले सरफेस की रेडियस इन्फिनिटी, दूसरे की, क्योंकि गोला लेफ्ट में बन रहा है, -r लेके पुट करेंगे, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ आ जाएगी। बात करते हैं प्लेनो कॉनकेव की, ये वाले सरफेस की रेडियस इनफाइनाइट, इसका गोला राइट में बनेगा, इसकी पॉजिटिव, लेंस मेकर फॉर्मूला में एक इन्फिनिटी और एक +r डाल दीजिए। इक्वी कॉनकेव में ये वाला गोला लेफ्ट में बनेगा -r, ये वाला गोला राइट में बनेगा तो +r, ठीक है। फॉर्मूला डाल देंगे आप लेंस मेकर फॉर्मूला के अंदर, r1 को -r और r2 को +r। कॉन्वेक्सो कॉनकेव में क्या होगा, ये दोनों गोले राइट में बनेंगे तो दोनों पॉजिटिव आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद की कहानी आ जाती है, अगर आप लेंस के टोटे टोटे कर देते हैं तो वैसे तो लेंस मेकर फॉर्मूला में साफ दिख जाएगा ये आपको, अगर इस लेंस को वर्टिकली काटते हैं तो फोकल लेंथ डबल हो जाती है, और अगर हॉरिजॉन्टली काटते हैं तो फोकल लेंथ सेम रहती है, ठीक है। ये आपको लेंस मेकर फॉर्मूला से अभी पिछले केस में ही बता चुका हूं। कॉशीज फॉर्मूला होता है कि किसी भी कांच के टुकड़े का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग रंग की लाइट के लिए अलग अलग होता है। वो कैसे वेरी करता है, वो a+b/λ², c/λ4 एंड सो ऑन। तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड में विबग्योर में वेवलेंथ का ये ऑर्डर है।
तो कांच के पीस का, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट लाइट के लिए सबसे ज्यादा होगा क्योंकि वेवलेंथ के इनवर्सली है, और रेड लाइट के लिए सबसे कम होगा। वैसे लेंस मेकर फॉर्मूला के अंदर 1/f म्यू माइनस 1 के प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब वायलेट लाइट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम है ग्लास का, तो फोकल लेंथ वायलेट लाइट के लिए सबसे कम होगी और रेड लाइट के लिए सबसे ज्यादा होगी। तो अगर व्हाइट लाइट एक लेंस से इंसिडेंट कराई जाए तो वायलेट का फोकल लेंथ सबसे कम और रेड की फोकल लेंथ सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, उसके बाद रहता है लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। उसमें आपको 10th क्लास में जैसे कन्वेंशन लगाई थी वैसे लगाना होता है। मैग्निफिकेशन v/u, f माइनस v/f, f/f प्लस u, इन सब में साइन कन्वेंशन लगाना होता है आपको। ठीक है, एक बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है मार्केट में आजकल आ रहा है कि कंसेप्ट ऑफ इमेज कोइंसाइडिंग विद ऑब्जेक्ट। वो कह देते हैं अंत में एक प्लेन मिरर है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे लेंस से पहले कि इमेज और ऑब्जेक्ट सेम जगह पर आ जाए, इमेज वहीं आ जाए जहां ऑब्जेक्ट रखा है। तो ऐसा तब होगा जब ये लेंस मिरर पे परपेंडिकुलरली रेज फेंक देगा, यानी इस लेंस के लिए v की वैल्यू इन्फिनिटी होनी चाहिए। तो इस पर्टिकुलर केस में ऑब्जेक्ट लेंस के फोकस पे रखा होना चाहिए। एक केस आ जाता है कि भाई लेंस के बाद में कॉनकेव मिरर रख देते हैं और कहते हैं कि ऑब्जेक्ट को लेंस से पहले कहां रखें कि इमेज वहीं बन जाए जहां ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो ऐसे केस में इस लेंस को इमेज बनानी होती है इस मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, जो कि d टोटल डिस्टेंस d माइनस r है। ठीक है, अगर यहां पर आगे अंत में कॉन्वेक्स मिरर आ जाता है तो इस लेंस को इमेज बनानी होती है ये वाला डिस्टेंस प्लस r, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर पे। ठीक है, आइए और देखिए, अगर बहुत सारे लेंसेज कांटेक्ट में आ जाएं तो इफेक्टिव पावर P1 प्लस P2 प्लस P3 अप टू एंड सो ऑन हो जाती है। 1/, इफेक्टिव फोकल लेंथ 1/f1, 1/f2, 1/f3 एंड सो ऑन। इफेक्टिव मैग्निफिकेशन सारी मैग्निफिकेशंस का प्रोडक्ट होता है। प्रिज्म फॉर्मूला में ये एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 और R2 के सम के बराबर है। एंगल ऑफ डेविएशन I1 प्लस I2 माइनस a के बराबर है। और प्रिज्म फॉर्मूला होता है μ2 बाय μ1, μ2 अपॉन μ1, साइन ऑफ a प्लस मिनिमम डेल्टा जो भी है डिवाइडेड बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2। एंगल ऑफ डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस का अगर ग्राफ बनाया जाए तो इस तरह का कर्व बनता है, सिमेट्रिक नहीं होता, अनसिमेट्रिक होता है। ठीक है, उसके बाद रहते हैं आपके ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में। सिंपल माइक्रोस्कोप में नियर पॉइंट एडजस्टमेंट, फाइनल इमेज अगर लीज डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनती है, d की वैल्यू 25 सेंटीमीटर है हेल्दी ह्यूमन आई के लिए, तो उसका मैग्नीफाइंग पावर आपकी आती है 1 प्लस d/f। नॉर्मल एडजस्टमेंट में फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनती है, मैग्नीफाइंग पावर आती है d/f। सिंपल माइक्रोस्कोप जो है हर बार सफिशिएंट नहीं रहता आपको प्रॉपर मैग्निफिकेशन अचीव करने के लिए, तो आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, सूटेबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज। ठीक है, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में नियर पॉइंट एडजस्टमेंट जिसमें फाइनल इमेज लीज डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनती है, उसमें मैग्नीफाइंग पावर माइनस vo बाई यूओ 1 प्लस d/fe होती है। vo मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस से इमेज की दूरी, ऑब्जेक्टिव लेंस से ऑब्जेक्ट की दूरी, fe मतलब आई पीस लेंस की फोकल लेंथ, o मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस, e मतलब आई पीस लेंस। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट को फोकस के पास रखा जाए ऑब्जेक्टिव लेंस के तो इमेज बिल्कुल आई पीस से चिपक के बनती है। तो ये एक अप्रॉक्सीमेट फॉर्मूला हो जाता है। हालांकि इस फॉर्मूले को, इस वाले को, ये तो बिल्कुल ठीक है, इस वाले को आपको यूज नहीं करना न्यूमेरिकल्स में। न्यूमेरिकल्स में आपके आंसर गलत आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सुपर गंदी अप्रॉक्सीमेशन है ये। दोनों लेंस के बीच की दूरी क्या होती है, ऑब्जेक्टिव ने कहाँ इमेज बनाई और आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ था, तो उन दोनों का मैग्नीट्यूड ले लेंगे, अगर आप सम करके सम ले लेंगे तो आपको दोनों लेंस के बीच की दूरी मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप का नॉर्मल एडजस्टमेंट आ जाता है जिसमें फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनती है, उसमें मैग्नीफाइंग पावर आपकी ये आ जाती है और दोनों लेंसेज के बीच की दूरी ये होती है। vo मतलब ऑब्जेक्टिव से इमेज की दूरी, fe मतलब आई पीस की फोकल लेंथ। कई बार एक सवाल आ जाता है, बड़ा पॉपुलर है, सीबीएसई में बहुत बार आ चुका है, कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स में भी देखा गया है कि 4 लेंस दे देंगे और आपसे बोलेंगे कौन से 2 लेंस आप सेलेक्ट करोगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाने के लिए। तो सारा कुछ भूल जाइए, डेटा याद रखिए, सबसे ज़्यादा पावर वाला ऑब्जेक्टिव, सेकेंड हाइएस्ट पावर वाला आई पीस, और यही होता है माइक्रोस्कोप के अंदर, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में हम चंदा मामा वगैरह की इमेजेस बनाते हैं। नॉर्मल एडजस्टमेंट फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनती है। लेंथ ऑफ टेलीस्कोप ट्यूब मॉड ऑफ एफओ मॉड ऑफ एफ आती है। मैग्नीफाइंग पावर माइनस एफओ बाई एफ आती है। नियर पॉइंट एडजस्टमेंट के अंदर आप फाइनल इमेज लीज डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे प्राप्त करना चाहते हैं तो मॉड ऑफ एफओ प्लस मॉड ऑफ यूई लेंथ ऑफ टेलीस्कोप ट्यूब और मैग्नीफाइंग पावर माइनस एफओ बाई एफ 1 प्लस एफ बाई डी। टेलीस्कोप के अंदर भी एक सवाल आ जाता है कि भाई 4 तरह के लेंस दे देते हैं, कहते हैं इनमें से कोई 2 लेंस सेलेक्ट करो टेलीस्कोप बनाने के लिए। तो सबसे बड़े एपर्चर वाला ऑब्जेक्टिव और सबसे ज्यादा पावर वाला आईपीस, बस ये याद रखिए, बाकी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद आ जाइए अब आप
यहाँ पर रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में क्या करते हैं, क्योंकि रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स की इमेज में स्फेरिकल और क्रोमैटिक एबरेशन होता है, डिफेक्ट्स होते हैं, तो इसलिए उसको अवॉइड करने के लिए हम स्फेरिकल लेंस की जगह एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर रिप्लेस कर देते हैं। आपने कैसिग्रेनियन टाइप टेलीस्कोप बोलते हैं उसे, तो वहाँ भी मैग्नीफाइंग पावर FO/FE आती है। बस ऑब्जेक्टिव लेंस की जगह मिरर है तो मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2 लेना होता है, ठीक है। ओके, आइए वेव ऑप्टिक्स पे देखते हैं। वेव ऑप्टिक्स के अंदर जो फॉर्मूला आ जाता है वो ये है, थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस के अंदर दो वेव्स इंटरफेयर कर रही हैं कोहेरेंट सोर्सेस से जो आई है, मतलब एक ही सोर्स के दो हिस्से करके जो वेव्स आई हैं, बेसिकली ए और बी उनके एम्पलीट्यूड्स हैं, तो दोनों के सुपरपोजिशन से जो नई वेव बनेगी उसकी इक्वेशन होगी r sin ωt प्लस थीटा। यहाँ पर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का ये फॉर्मूला होता है, फाई इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस था, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला आता है। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए समरी मैंने आपके लिए लिख दी है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पार्ट डिफरेंस इतना, फेज डिफरेंस इतना, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम और इंटेंसिटी भी मैक्सिमम, ऐसे ही डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव का मतलब क्रेस्ट ऑन क्रेस्ट फॉल कर रहा है, डिस्ट्रक्टिव का मतलब एक का क्रेस्ट दूसरे के ट्रफ पे आ रहा है बच्चों, ठीक है। YDSE काफी इंपॉर्टेंट है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की। वैसे तो फ्रिंज विड्थ की डेरिवेशन अब एग्जैक्टली सिलेबस में नहीं है, उन्होंने क्वालिटेटिव आइडिया ओनली बोला है, बट इस डेरिवेशन का इस्तेमाल बहुत करना पड़ता है न्यूमेरिकल्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर ये सोर्स स्लिट है, ये एक स्लिट S1 हो गई, ये एक स्लिट S2 हो गई, यहाँ से वेव्स P पॉइंट पे पहुंच रही हैं, ठीक है। ये डी डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, कैपिटल D आपको पता है, डबल स्लिट प्लेन और स्क्रीन के बीच की दूरी। तो सबसे पहला पाथ डिफरेंस क्या है भाई, एक यहाँ से गया SS2 प्लस S2P और एक यहां से गया SS1 प्लस S1P, दोनों के रास्तों की लेंथ का अंतर ही पाथ डिफरेंस होता है। तो SS2 प्लस S2P माइनस SS1 प्लस S1P। अब यहां पर थोड़ी सी वो एजम्पशंस आएंगी कि अगर सोर्स स्लिट बिल्कुल बीच में SS2 और SS1 बराबर है तो SS2 और SS1 काट दो, सिर्फ पाथ डिफरेंस S2P माइनस S1P रह जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर एक न्यूमेरिकल आ जाए जिसमें सोर्स स्लिट बीच में ना रखी हो सिमेट्रिकली, तो फिर ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है, तो फिर यही फॉर्मूला एप्लीकेबल, इस चीज को ध्यान रखिए। अब अगर कैपिटल D स्मॉल d से बहुत बड़ा है, जो कि होता है, कैपिटल D कुछ 1 मीटर होता है, स्मॉल d 1 मिलीमीटर होता है, 1000 गुना बड़ा, 100 गुने बड़े को भी बहुत बड़ा मानते, यहाँ तो 1000 गुना बड़ा होता है। तो अगर कैपिटल D स्मॉल d से बहुत बड़ा है तो पार्ट डिफरेंस हम सिर्फ इतना मान लेते हैं S2Q, जो कि d sin थीटा आता है। तो अगर कैपिटल D स्मॉल d से बहुत बड़ा नहीं आता है, मान लीजिए ये डिस्टेंस d दे दिया जाए और स्क्रीन 2D पे रख दी जाए, तो आपको फिर यही फॉर्मूला लगाना है, नीचे का कोई भी फॉर्मूला आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आपको मेरे चैनल पे वेव ऑप्टिक्स इन वन शॉट मिल जाएगी, कुछ 2 घंटे के अंदर सारे सुपर लेवल के कॉन्सेप्ट्स मैंने वेव ऑप्टिक्स के डिस्कस कर रखे हैं, A to Z क्वेश्चंस। अप्रॉक्सीमेशन 2 होती है कि वेवलेंथ ऑफ लाइट स्मॉल d से बहुत छोटी होती भी है, नैनोमीटर में होता है या मिलीमीटर में होता है, तो थीटा स्मॉल हो जाता है, तो साइन थीटा की जगह टैन थीटा लिख देते हैं। टैन थीटा यहाँ पर परपेंडिकुलर बाय बेस हो जाता है, तो ये dx/d हो जाता है। अब ये पार्ट डिफरेंस dx/d, आप ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि आप जब मर्जी लगा दें, ये सारी कंडीशंस ट्रू होने के बाद में dx/d एप्लीकेबल होता है। अच्छा, मैक्सिमा के लिए dx/d n लैम्डा, मिनिमा के लिए dx/d 2n - 1 लैम्डा बाय 2। x निकाला, nth मैक्सिमा की दूरी सेंटर ऑफ स्क्रीन से क्या होती है, nth मिनिमा की दूरी सेंटर ऑफ स्क्रीन से क्या होती है। अगर हम अगले मैक्सिमा की दूरी निकालें, फिर अगले मिनिमा की दूरी निकाली, इन दोनों दूरियों का डिफरेंस, किन्हीं भी दो मैक्सिमा के बीच की दूरी जिसे फ्रिंज विड्थ कहते हैं, इन दोनों दूरियों का डिफरेंस, किन्हीं भी दो मिनिमा के बीच की दूरी जिसे फ्रिंज विड्थ कहते हैं, ठीक है। उसके बाद कहानी आ जाती है आपकी, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मेरा मन करा कि मैं करा दूं। फेज डिफरेंस होता है 2π/λ इनटू पाथ डिफरेंस। एक बोर्ड में क्वेश्चन आया है कि ये दोनों वेव्स है ना, उनकी इंटेंसिटी आई है, ये पूरा सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा है, इंटरफेरेंस की बात कर रहा हूं, डिफ्रैक्शन नहीं है। P पॉइंट β/3, पूरी फ्रिंज विड्थ बीटा थी, OP β/2 था, सॉरी ये यहां तक O से लेकर के यहां तक β/2 था, OP मान लो β/3 है, तो P पॉइंट पे इंटेंसिटी कितनी होगी, सेंट्रल मैक्सिमा पे तो 4i होगी, है ना, P पॉइंट पे कितनी होगी। तो ऐसे में क्या करते हैं, फेज डिफरेंस होता है 2π/λ इनटू पाथ डिफरेंस, OP x के बराबर है, x की वैल्यू डाल दी, बीटा की वैल्यू डाल दी, तो फेज डिफरेंस आ गया। जब फेज डिफरेंस आ जाता है तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला लगाते हैं, ये बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है मार्केट का, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका एंगुलर पोजीशन क्या होता है, nth मैक्सिमा का, इंटरफेरेंस की बात कर रहा हूं यंग्स डबल स्लिट के अंदर, ये का फॉर्मूला होता है। और एंगुलर विड्थ ऑफ nth मैक्सिमा पूछते हैं, λ/d, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होता है कि भाई अगर कैपिटल D बढ़ा दें तो एंगुलर विड्थ पे कोई फर्क आता है, तो नहीं आता है ना। अगर हम पानी में डुबो दे तो वेवलेंथ चेंज होती है, तो एंगुलर विड्थ पे फर्क आता है, ठीक है। उसके बाद एंगुलर पोजीशन ऑफ nth मिनिमा, ये और एंगुलर विड्थ ऑफ nth मिनिमा, कोई भी मिनिमा, ठीक है, ये इंटरफेरेंस था। अब आ जाता है आपका सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में फॉर्मूले उल्टे आते हैं, nth मिनिमा के लिए a sin थीटा n लैम्डा होता है, a यहाँ पर विड्थ ऑफ स्लिट होती है, और nth सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए a sin थीटा 2n + 1 λ/2 होता है बेटा।
इसमें दो चीज़ें पूछती है, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा क्या है, तो वो 2 लैम्डा बाई ए आता है, और लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा क्या है, तो ये 2d लैम्डा बाई ए आता है। ये मैंने आपको क्विकली रे और वेव ऑप्टिक्स के फॉर्मूले रिवाइज कराए। अब हम इसके बात करेंगे डुअल नेचर, एटम, न्यूक्लियर और सेमीकंडक्टर के फॉर्मूले, और फिर हमारे सारे के सारे फॉर्मूले कवर अप हो जाएंगे पूरी क्लास 12 की। आइए बच्चों, बहुत ही जल्दी डुअल नेचर, एटम, न्यूक्लियर, सेमीकंडक्टर के फॉर्मूले एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम। तो डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन के अंदर आपको सबसे पहले आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन दे रखी है। इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ है लैम्डा, इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन, बची हुई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी के तौर पे मिलती है। एनर्जी को hc बाय लैम्डा लिख सकते हैं, hc बाय लैम्डा नॉट यहाँ पर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हो जाएगी। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होने के लिए लाइट की वेवलेंथ को थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होना पड़ेगा, और इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होना पड़ेगा। अगर एनर्जी को फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में ले लेंगे तो h न्यू इज इक्वल टू h न्यू नॉट प्लस के ई मैक्स। यहां पर के ई मैक्स ई इंटू वी नॉट के बराबर होता है। वी नॉट को स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ इस तरह का स्ट्रेट लाइन होता है जिसका स्लोप h अपॉन ई आता है बच्चों, है ना। उसके बाद याद रखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंडेंट है, काइनेटिक एनर्जी इंसिडेंट लाइट की एनर्जी पर डिपेंडेंट है, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी की और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो कुछ भी किया जाए, अगर बोला जाए कि इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो काइनेटिक एनर्जी या स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा, तो आप समझ गए। जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट आता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कितने फोटॉन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इंसिडेंट है, यानी इंटेंसिटी कितनी है। अगर हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस एनोड पोटेंशियल का ग्राफ बनाते तो इस तरह का ग्राफ आता है। ये पॉइंट कॉरस्पॉन्ड करता है आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल को, और ये पॉइंट कॉरस्पॉन्ड करता है आपका सैचुरेशन करंट को। ठीक है बच्चों, अगर हम यहां पर दो अलग अलग लाइट लेते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम आएगा, इंटेंसिटीज अलग अलग है तो सैचुरेशन करंट अलग अलग आएगा। अगर हम दो लाइट लेते हैं जिनकी इंटेंसिटी सेम है तो सैचुरेशन करंट सेम होगा, फ्रीक्वेंसीज अलग अलग लेने पे स्टॉपिंग पोटेंशियल्स अलग अलग होंगे। डी ब्रॉय वेवलेंथ के अंदर आपके तीन फॉर्मूले आ जाते हैं, h ओवर एम वी। एम वी को आप 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हैं, 2m इंटू क्यू इंटू पोटेंशियल भी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन के लिए सारी वैल्यूज डालने पर डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन आता है 12.27 एंगस्ट्रॉम बाय अंडर रूट पोटेंशियल। एटम्स के अंदर आपके रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम के अंदर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आ जाता है कि एक अल्फा पार्टिकल अगर हेड ऑन आता है न्यूक्लियस पे तो कुछ डिस्टेंस पहले ही वो रुक जाएगा। वो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का ये फॉर्मूला होता है, अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जेड गोल्ड का एटॉमिक नंबर। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यूज डालने के बाद ये ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट में काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, तो ये कुछ 29.5 फर्मी के आसपास आता है। 1 फर्मी 10 की पावर -15 मीटर होता है। उसके बाद इंपैक्ट पैरामीटर, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल का फ्रॉम सेंट्रल लाइन ऑफ द न्यूक्लियस, जब अल्फा पार्टिकल बहुत दूर है तो इंपैक्ट पैरामीटर का आपका ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका बोहर मॉडल ऑफ एटम, जिसमें मेनली आपको याद रखनी होती है रेडियस और वेलोसिटी बस। रेडियस का ये वाला फॉर्मूला भी, ये वाला भी, वेलोसिटी का ये वाला। टाइम पीरियड 2πr बाय वेलोसिटी होता है। काइनेटिक एनर्जी kZe²/2r होता है, तो r की वैल्यू डालेंगे तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव kZe²/r। टोटल एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, r की वैल्यू डालेंगे सारी एनर्जीज आ जाएंगी। इनफैक्ट अगर आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए तो वो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल हो जाएगा, है ना। अब अगर आपको करंट चाहिए तो कैसे है, चार्ज अपॉन टाइम हो जाएगा। अब आपको चाहिए कि नहीं सर मुझे तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालो, तो वो करंट इंटू एरिया हो जाएगा। अगर आपको चाहिए कि नहीं इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो आई आप निकाल चुके, आर आप निकाल चुके, μ0I/2r हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ गए ना कैसे यहाँ पर आर एन के साथ डिपेंडेंट होगी सारी चीजें। उसके बाद रहता है रिडबर्ग फॉर्मूला, जब इलेक्ट्रॉन आपको पता है लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफर्ड, हम्फ्री, है ना। जब इलेक्ट्रॉन एक हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे कूदता है तो वो लाइट एमिट करता है। वो लाइट की वेवलेंथ कितनी होगी उसका ये फॉर्मूला है 1/λ। रेडिएशन एमिट करता है RZ² 1/n1² - 1/n2²। Z होता है एटॉमिक नंबर, जैसे अगर हाइड्रोजन है तो Z1 होगा, हीलियम प्लस है तो एटॉमिक नंबर 2 लेंगे आप। ठीक है, N1 N2 वो एनर्जी लेवल्स हैं। अगर किसी भी सीरीज की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालनी है, देखिए N1 फिक्स होता है, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, है ना, और पीफर्ड, तो इनका M1 फिक्स होता है। N1 वही होता है इसका, N1 1 2 3 4 5, कहीं से भी आए 1 पे आए तो लाइमन। N2 कुछ भी हो सकता है इनका, ठीक है, जस्ट आगे वाले से लेके वैसे इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब मुद्दा यह है कि अगर आपको बोला जाए लाइमन सीरीज की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालिए तो N1 तो 1 है भाई, फिक्स है। N2 क्या लेंगे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए, जस्ट अगले वाला। और आपको बोला जाए बाल्मर सीरीज की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालिए तो बाल्मर का N1 फिक्स है 2, N2 क्या लेना है, इन्फिनिटी लेना है।
आर की वैल्यू ना पुट करके न्यूमेरिकल्स के अंदर 1/r को 912 एंगस्ट्रॉम लेके अगर सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। उसके बाद में आ जाता है आपका न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई में न्यूक्लियर रेडियस r इज इक्वल टू आर नॉट, मास नंबर के क्यूब रूट पे डिपेंडेंट है, आर नॉट की ये वैल्यू होती है। न्यूक्लियर डेंसिटी इज सेम फॉर ऑल एलिमेंट्स, हर एलिमेंट की न्यूक्लियर डेंसिटी सेम है, ऑलमोस्ट सेम है फॉर ऑल एलिमेंट्स, और न्यूक्लियर डेंसिटी मास नंबर पे डिपेंडेंट नहीं है। अगर आपको कोई भी न्यूक्लियस के लिए बाइंडिंग एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकालना है तो मास डिफेक्ट निकालना पड़ेगा आपको AMU के अंदर, एटॉमिक नंबर इनटू मास ऑफ प्रोटॉन, और जितने न्यूट्रॉन्स हैं मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस पूरे न्यूक्लियस का मास करेंगे, ये मास डिफेक्ट आप AMU में निकालते हैं। और जब 1 AMU एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज होती है। तो ऐसे केस में बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी मास डिफेक्ट इन AMU मल्टीप्लाइड बाय 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बोला है तो इस बाइंडिंग एनर्जी को मास नंबर से डिवाइड कर दीजिएगा। कई बार आपको न्यूक्लियाई चैप्टर के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें बोलेंगे कि बताइए रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं। कि मान लीजिए अगर हम ये सोच के चलें कि 56-26 आयरन का न्यूक्लियर फिजन हो जाए और 28-13 एल्यूमिनियम बना ले तो क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि आयरन तो मोस्ट स्टेबल एलिमेंट है, आयरन का न्यूक्लियर तो सबसे स्टेबल है, 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन के ग्राफ में आयरन सबसे ऊंचाई पे है, तो आयरन क्यों ही टूटेगा? तो उसको साबित कैसे करेंगे? रिएक्टेंट के मास में से प्रोडक्ट का मास माइनस कर देंगे, AMU में लेना सब कुछ, और एनर्जी के लिए 931.5 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन में कई बार 930 931 दे रखी हो तो आप वो ले लीजिएगा। अगर क्यू वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, अगर क्यू वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। दो इंपॉर्टेंट ग्राफ है, न्यूक्लियर फोर्स वर्सेस डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियर पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियॉन्स। तो इस तरह के ग्राफ बोर्ड में 2-3 बार आ चुके हैं। और इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का ग्राफ। मैंने इधर बनाया नहीं है, एनसीईआरटी में है का ग्राफ, और उसके ऑब्जर्वेशंस एंड कंक्लूजन 3 मार्कर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक है, आइए सेमीकंडक्टर की ज्यादा फॉर्मूले नहीं है, क्विकली एक बार फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हैं। तो सेमीकंडक्टर के अंदर जो फॉर्मूला आता है आपका, सेमीकंडक्टर के अंदर जो आपका फॉर्मूला आता है, एक सबसे पहला फॉर्मूला है Ni² इज Ne into NH। Ni होता है इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर डेंसिटी, Ni नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, NH नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम। कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, Ne नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम, मोबिलिटी ऑफ होल्स। कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि एक सेमीकंडक्टर है जिसका बैंड गैप 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, क्या वो 600 नैनोमीटर की लाइट को डिटेक्ट कर पाएगा? तो ऐसे केस में एनर्जी गैप को hc/λ के बराबर रख के आपको देखना है कि ये एनर्जी क्या एनर्जी गैप के बराबर आ रही है, तो डिटेक्ट हो जाएगा। कई बार डायोड्स दे देते हैं और आपसे बोलते हैं कि डायोड फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस है। तो डेफिनेशन तो आप ऐसे याद करते हैं, डायोड इज सेड टू बी फॉरवर्ड बायस व्हेन p साइड इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल एंड n साइड इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ एक्सटर्नल बैटरी। बट आइडियली ऐसा नहीं होता। डायोड फॉरवर्ड बायस तब होता है जब p साइड हायर पोटेंशियल पे होता है एज कंपेयर टू n साइड। तो डायोड की बायसिंग चेक करनी हो तो Vp माइनस Vn अगर पॉजिटिव आ जाए तो फॉरवर्ड बायस्ड, P साइड का पोटेंशियल माइनस N साइड का पोटेंशियल करने पे नेगेटिव आ जाए तो डायोड रिवर्स बायस्ड है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, वैसे तो हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर प्रॉपर थियोरेटिकल क्वेश्चंस है, प्रॉपर वर्किंग है, इंपॉर्टेंट होते हैं 3 मार्कर 5 मार्कर क्वेश्चंस। ठीक है, इस चैप्टर में है ही क्या, पीएन जंक्शन डायोड के वो कैरेक्टरिस्टिक्स फॉरवर्ड और रिवर्स के, और हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर, मेन जो बड़े क्वेश्चन नंबर कैरी करने वाले क्वेश्चन तो यही है। एक हाफ वेव रेक्टिफायर है, इनपुट फ्रीक्वेंसी दे देते हैं, आउटपुट फ्रीक्वेंसी पूछ लेते हैं, सेम रहती है। फुल वेव रेक्टिफायर में आउटपुट की फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है बच्चों। ठीक है, आई होप अगर आप यहाँ तक टिके रहे हैं तो आपको मजा आया होगा इस वीडियो में। मैंने कोशिश करी है पूरी 12वीं क्लास की कहानी एक ही वीडियो में लपेट दी जाए, क्योंकि 2025 के पेपर में इनफैक्ट बहुत सारे एमसीक्यूज मैंने देखे, बहुत सारे पेपरों के अंदर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं सीबीएसई बोर्ड लेवल में। अब आपको मेरे से इन कम दिनों के अंदर क्या रिक्वायरमेंट है आप मुझे बताइएगा। मैं सोच रहा हूँ कि आपको अगले लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ्स करा दूँ पूरी 12वीं की फिजिक्स के। Thank you so much बच्चों, all the very best of luck for your board exam।